एपिसोड नंबर 1261। हालांकि अजीब बात यह है कि शायद उनके स्वर्णिम रक्त के कारण इन रक्त तलवार घास ने त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जब त्रिपाठी जीवक्ति उनके बीच से गुजरे तो उन्होंने थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति को छोड़कर कोई भी जीवित चीज जो इन रक्त तलवार घास में प्रवेश करती थी एक पागल राक्षस की तरह टुकड़ों में कट जाती थी। हल्के स्वर्णिम घास के नुकीले ब्लेडों से एक ठंडी रोशनी निकलती थी जिससे प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कांप उठता था। इस घटना के बाद यांगियान आश्चर्यचकित और बहुत खुश थी। उन्होंने तुरंत रक्त तलवार घास के चारों ओर चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, इस जगह को एक प्रतिबंधित क्षेत्र में बदलने की तैयारी की और इन रक्त तलवार घास का उपयोग करके एक बड़े पैमाने का जाल बनाने का भी इरादा किया। यहाँ तक कि अगर एक उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी इन रक्त तलवार घास में घुस जाता तो अगर वह मरता नहीं तो कम से कम एक परत त्वचा खो देता। त्रिपाठी जीवक्ति की वापसी के 3 दिन बाद छाया चंद्रमा मंडप के चियांतांग व्यक्तिगत रूप से प्राचीन वृद्धि और गहन घोषणा को अजगर गुफा पर्वत लाए। ये पुष्टि करने के बाद कि त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में सुरक्षित लौट आए थे, उन तीनों को राहत मिली। चियांतांग ने प्राचीन वृद्धि से ये भी सीखा कि त्रिपाठी जीवक्ति ने एक बार लियुयानरेट क्षेत्र में प्राचीन वृद्धि और गहन घोषणा के जीवन को बचाया था। त्रिपाठी जीवक्ति से दोस्ती करने के अपने मूल इरादे का उल्लेख किए बिना भी अकेले त्रिपाठी जीवक्ति की सहायता चियांतांग को गहराई से आभारी बनाने के लिए पर्याप्त थी। प्राचीन वृद्धि और गहन घोषणा दोनों छाया चंद्रमा मंडप के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे, इसलिए यदि वे दोनों लियुयानरेट क्षेत्र में गिर जाते तो नुकसान अपरिमित होता। उनमें से किसी ने भी त्रिपाठी जीवक्ति से ये नहीं पूछा कि लियुयानरेट क्षेत्र बंद होने के इतने समय बाद ही वह क्यों दिखाई दिए, लेकिन उन सभी ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि त्रिपाठी जीवक्ति को कोई अन्य अवसर मिला होगा। नतीजतन चियांतांग त्रिपाठी जीवक्ति के बारे में और भी अधिक आशावादी हो गए और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह एक पारिवारिक मुखिया हो। अब अजगर गुफा पर्वत और छाया चंद्रमा मंडप निकटता से सहयोग कर रहे थे। यांगियान और अन्य ने छाया चंद्रमा मंडप से बड़ी संख्या में सामग्री खरीदना जारी रखा, जिससे छाया चंद्रमा मंडप को बहुत पैसा कमाने की अनुमति मिली। विभिन्न कारणों से चियांतांग ने पहले ही अजगर गुफा पर्वत को एक साझेदार और सहयोगी मान लिया था। एक लंबी बातचीत के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को लियुयानरेट क्षेत्र के खुलने के बाद प्रमुख शक्तियों के लाभ और नुकसान के बारे में पता चला। नुकसान कम नहीं था। लियुयानरेट भूमि में 10,000 से अधिक साधक प्रवेश कर गए थे, लेकिन उनमें से 70% से भी कम सुरक्षित लौट सके। विभिन्न शक्तियों के कुलीन शिष्यों में से कुल 30% 40% ने अपना जीवन खो दिया था। इसे विनाशकारी कहा जा सकता है। हालांकि इस तरह के नुकसान से हर शक्ति दुखी महसूस करती थी, लेकिन बचे हुए शिष्यों द्वारा वापस लाई गई फसल नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त थी। लगभग हर किसी ने कम या ज्यादा कुछ हासिल किया था, खासकर संप्रदाय के शिष्य जो लाल मोमबत्ती फल बाहर लाए थे। उन सभी को उनके संबंधित संप्रदायों द्वारा खूब पुरस्कृत किया गया था। और लाल मोमबत्ती फल का दिखना, इसी तरह इसने छायांकित तारा भर में गर्मी की एक लहर शुरू कर दी। औषध गोली संप्रदाय के कई रसायन विद्या महारथी अक्सर विभिन्न महान शक्तियों के पास जाते थे, इस लाल मोमबत्ती फल को उच्च कीमत पर खरीदने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उनसे गोली परिष्कृत करने का अनुरोध किया। हालांकि किसी को भी इस स्वर्ग को धाता बताने वाले आत्मिक फल को एक और महान शक्ति, यहाँ तक कि औषध गोली संप्रदाय को सौंपने में सहज महसूस नहीं हुआ, इसलिए आधे साल के बाद औषध गोली संप्रदाय के रसायन विद्या महारथी केवल गुस्से में लौट सकते थे। यह शायद पहली बार था कि छायांकित तारा पर महान शक्तियों ने औषध गोली संप्रदाय को चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया था। इस मामले ने आधे साल पहले बहुत उथल पुथल मचाई थी। छाया चंद्रमा मंडप से कई देशद्रोही भी दिखाई दिए थे और लाल मोमबत्ती फल चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन परिणामस्वरूप उनके ठिकाने उजागर हो गए और उन्हें मौके पर ही समाप्त कर दिया गया। अन्य संप्रदायों की स्थिति लगभग समान थी, लेकिन आधे साल के बाद लाल मोमबत्ती फल के कारण हुआ तूफान धीरे धीरे कम हो गया। हालांकि किसी को नहीं पता था कि लाल मोमबत्ती फल के साथ क्या करना है। इस बारे में बात करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने संत कोटि की साधना के बारे में चियांतांग से बहुत सारे सवाल पूछने का अवसर लिया। चियांतांग ने पीछे नहीं हटे और तुरंत अपने साधना अनुभव साझा किए। त्रिपाठी जीवक्ति, प्राचीन वृद्धि, गहन घोषणा और अन्य ने ध्यान से सुना और उन सभी ने बहुत कुछ हासिल किया। आधे दिन बाद चियांतांग और अन्य ने विदाई ली और चले गए। जाने से पहले प्राचीन वृद्धि और गहन घोषणा ने त्रिपाठी जीवक्ति से कहा कि उनके लौटने के बाद वे उत्पत्ति वापसी कोटि में सफलता प्राप्त करने के लिए पीछे हटेंगे। लियुयानरेट क्षेत्र में उन दोनों ने कुछ प्रगति की थी, इसलिए अब उत्पत्ति वापसी कोटि में सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय था। त्रिपाठी जीवक्ति जानते थे कि अगर वे उनकी खबर का इंतजार नहीं कर रहे होते तो वे बहुत पहले ही पीछे हट गए होते। ये ठीक उसी तरह था क्योंकि वे ये निर्धारित नहीं कर सकते थे कि वह मृत थे या जीवित की उन्होंने अब तक देरी की थी और सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर खो दिया था। त्रिपाठी जीवक्ति इस बारे में अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उन्होंने इस ओर इशारा नहीं किया। जाने से पहले गहन घोषणा अचानक त्रिपाठी जीवक्ति के पास रहस्यमय तरीके से आई और फुसफुसाई, भाई त्रिपाठी, बड़ी बहन सुंदरी धारक ने पिछले 6 महीनों में मुझे आपके हालात के बारे में पूछते हुए कई संदेश भेजे हैं।
लेकिन दुर्भाग्य से आप कभी नहीं दिखाई दिए, इसलिए मैं उन्हें सटीक खबर नहीं बता सकी। अब जब आप सुरक्षित लौट आए हैं तो मेरा मानना है कि बड़ी बहन सुंदरी धारक बहुत अधिक आराम महसूस करेगी। सुंदरी धारक त्रिपाठी जीवप्ती जम गए क्योंकि एक बदसूरत चेहरा उनके सामने दिखाई दिया, जिससे उनका भाव अत्यंत अजीब हो गया। वह उनकी इतनी परवाह क्यों कर रही थी? हालांकि वे एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे, त्रिपाठी जीवप्ती को लगा कि सुंदरी धारक के व्यक्तित्व के साथ उनके लिए बिना किसी कारण के उनकी इतनी परवाह करना असंभव था। इसके अलावा जब वे चौथी परत में अलग हुए थे तो सुंदरी धारक ने कुछ ऐसा कहा था जो काफी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में उन्हें धन्यवाद देने के लिए मिलने आएंगी, इसलिए ऐसा लगा कि वह सिर्फ आकस्मिक रूप से नहीं कह रही थी। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती इस बारे में सोच रहे थे, प्राचीन वृद्धि ने अर्थपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, स्पष्ट रूप से कुछ गलत समझा और सोचा कि त्रिपाठी जीवप्ती और सुंदरी धारक के बीच लियुयान रेत क्षेत्र में कुछ हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके और सुंदरी धारक के बीच वास्तव में कुछ भी नहीं था। भले ही सुंदरी धारक एक सुंदर महिला थी, त्रिपाठी जीवप्ती लुभाए नहीं जाते। उन्होंने कई सुंदर महिलाओं को देखा था और लियुयान के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से वह हमेशा अपने दिल में अन्य दो सुंदरियों के बारे में सोच रहे थे, तो वह अन्य महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मूड में कैसे हो सकते थे? गहन घोषणा ने अचानक अपना होंठ काट लिया और फुसफुसाई, दरअसल बड़ी बहन सुंदरी धारक वैसी नहीं है जैसा आप उन्हें सोचते हैं। ये कहने के बाद गहन घोषणा ने जल्दी से प्राचीन वृद्धि को पकड़ा और उनके साथ चली गई। त्रिपाठी जीवप्ती जगह पर खड़े रहे, पूरी तरह से भ्रमित। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि गहन घोषणा क्या कहने की कोशिश कर रही थी। भ्रम के एक पल के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और अपने पत्थर के कमरे में लौट आए। उन्होंने सभी जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने में 1 महीना बिताया जिसे वह गोलियों में परिष्कृत कर सकते थे। उन्होंने तुरंत यान और वूई को बुलाया और उन्हें बताया कि वह थोड़ी देर के लिए पीछे हटने जा रहे थे और अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं था तो उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जहां तक अजगर गुफा पर्वत का सवाल था, वे इसे अपने दम पर संभाल सकते थे। जहां तक उनके द्वारा परिष्कृत गोलियों का सवाल था, वे स्वाभाविक रूप से उन्हें संभालने के लिए दी गईं। इन गोलियों की एक विशाल संख्या थी और उनमें से अधिकांश का उपयोग किसी की साधना को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इन गोलियों की मदद से सभी की शक्ति तेजी से सुधार करेगी। यान और वूई ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपनी गुफा हवेली में प्रवेश कर गए और अपना पीछे हटना शुरू कर दिया। उन्हें करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। वह देखना चाहते थे कि क्या लियुयान उड़ने वाली आग उनकी ज्वालायमान ज्ञान सागर की शक्ति को बढ़ा सकती है, अजगर हड्डी और अजगर मोती को परिष्कृत कर सकती है, दानवरक्त धागा गुप्त तकनीक को समझ सकती है और अपने नवोन्नत द्वितीय क्रम संत कोटि साधना को मजबूत कर सकती है। इन सभी चीजों में समय लगा और 1 या 2 दिन में पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि अजगर हड्डी और अजगर मोती को परिष्कृत करने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती को पहले कलाकृति शोधन भट्टी को परिष्कृत करना पड़ा। ज्ञान सही थी, चाकू तेज करने से लकड़ी काटने में देरी नहीं होगी। जब तक वह उत्पत्ति राजा कोटि कलाकृति शोधन भट्टी को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं कर लेते, तब तक वह अजगर हड्डी और अजगर मोती को परिष्कृत करने में बहुत समय बचा सकते थे। इसके अलावा कलाकृति शोधन भट्टी ने एक कलाकृति आत्मा को जन्म दिया था और इसे एक आक्रामक कलाकृति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। जिन चीजों को उन्हें करने की जरूरत थी, उन्हें सावधानीपूर्वक सुझाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती व्यस्त होना शुरू हो गए। सबसे पहली चीज जो उन्होंने की वह थी कलाकृति शोधन भट्टी को परिष्कृत करना। हालांकि उन्होंने पृथ्वी फेफड़े की आग कुंड में एक कलाकृति आत्मा को वश में कर लिया था। एक कलाकृति आत्मा को वश में करना और एक कलाकृति शोधन भट्टी को परिष्कृत करना 2 अलग चीजें थीं। हालांकि एक कलाकृति आत्मा को वश में करना उन्हें कलाकृति शोधन भट्टी को परिष्कृत करने में बहुत मदद करेगा, जिससे उन्हें इसे अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से परिष्कृत करने की अनुमति मिलेगी। कलाकृति शोधन भट्टी को बाहर निकालते हुए और इसे अपने सामने रखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी संत शक्ति को धक्का दिया, इसे दानवी ज्वालाओं में बदल दिया जिसने उनके सामने कलाकृति शोधन भट्टी को लपेट लिया और उनकी आभा को उसमें प्रवेश करने दिया। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया और पलक झपकते ही जब से त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रवाहमान समय महान सम्राट की साधना शुरू की थी, आधा साल बीत चुका था। चूंकि त्रिपाठी जीवप्ती गुफा हवेली में प्रवेश कर गए थे, वह बाहर नहीं आए थे, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वह अंदर क्या कर रहे थे। यहाँ तक कि चांद क्यूई और हावान, जो गुफा हवेली के अंदर उत्पत्ति वापसी कोटि में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं देखा था। उन दोनों ने उत्पत्ति संघनन गोलियां ली थीं और पत्थर के कमरे में 10,000 वर्षीय धूप और 9 शाखा जैड क्रिस्टल वृक्ष की मदद से आधे महीने से भी कम समय में बिना किसी संदेह के उत्पत्ति वापसी कोटि में सफलता प्राप्त कर ली थी और पत्थर के कमरे से उभर गए थे। उत्पत्ति वापसी कोटि में सफलता प्राप्त करने के बाद छाया चंद्रमा मंडप ने वास्तव में उत्पत्ति वापसी कोटि साधना के बारे में कुछ जानकारी भेजी, जिससे चांद क्यूई और हावान बहुत खुश हुए। वे दोनों छोटे परिवारों से थे और पहले कभी ऐसी कीमती जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए चियान तांग ने त्रिपाठी जीवप्ती की खातिर उन्हें कुछ चेहरा दिया। स्वाभाविक रूप से वे दोनों अत्यंत आभारी थे। तुरंत वे दोनों अपने मचानों में प्रवेश कर गए और शिव शक्ति को समझने के लिए पीछे हट गए, जो कि केवल एक उत्पत्ति वापसी कोटि साधक ही समझ सकता था।
आधे साल तक अजगर गुफा पर्वत पर सब कुछ व्यवस्थित था। वूली बाहर प्रबंधन करने और छाया चंद्रमा मंडप के साथ सहयोग करने की प्रभारी थी, जबकि यांग यान विभिन्न आत्मिक व्यूहों को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार थी। अजगर गुफा पर्वत की रक्षात्मक क्षमताएं एक नए स्तर तक बढ़ गई थी, और साधक जो मूल रूप से है कि परिवार से संबंधित थे, उन्होंने भी लगन से साधना में खुद को डुबो दिया था। अगर यांग ज्ञान को अपने दिमाग में ज्ञान को समझने के लिए कलाकृति शोधन और आत्मिक व्यूहों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती, तो अजगर गुफा पर्वत की वर्तमान स्थिति के साथ उन्हें कुछ भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस आधे साल के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने भी अपनी साधना को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था। गहन नींद सूरजमुखी जल को परिष्कृत करने के बाद उनकी साधना द्वितीय क्रम संत कोटि के शिखर तक बढ़ गई थी। अब जब उन्होंने अपनी साधना को मजबूत कर लिया था, जब तक सही समय सही था और उन्हें कुछ मदद मिली, वह तृतीय क्रम संत कोटि में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कलाकृति शोधन भट्टी को भी उनके शरीर में पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया गया था। उसके बाद अग्निल पक्षी कलाकृति आत्मा त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और बाहर निकल सकती थी। अब त्रिपाठी जीवप्ती के कंधे पर पहले की तरह खड़े नहीं रहना पड़ता था। इस छोटी चीज और पत्थर मूषक के बीच कुछ प्राकृतिक असहमति लगती थी, और जब भी वे एक दूसरे का सामना करते थे तो अक्सर लड़ते थे। ये पहली बार था जब त्रिपाठी जीवप्ती को एहसास हुआ कि पत्थर मूषक की युद्ध शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसका सहज युद्ध कवच इसे कलाकृति आत्मा के अग्नि आत्मिक के हमलों का सामना करने की अनुमति देता था। हालांकि यह सरल और अनाड़ी दिखता था, एक बार जब यह लड़ना शुरू कर देता था तो इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अगर ये कलाकृति आत्मा की उड़ने की क्षमता के लिए नहीं होता तो पत्थर मूषक को निश्चित रूप से नुकसान नहीं होता। फिर भी हर बार जब वे लड़ते थे तो पत्थर मूषक और कलाकृति आत्मा एक टाइम में समाप्त होते थे। कोई भी दूसरे के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता था। एपिसोड नंबर 1262। आधे साल के दौरान दोनों कलाकृति आत्माओं ने 1 दर्जन से अधिक बार लड़ाई लड़ी, लगभग हर बार ड्रॉ में समाप्त हुई। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वाभाविक रूप से उनकी देखभाल करने की परेशानी नहीं उठाई और कभी भी उनके युद्धों में हस्तक्षेप नहीं किया। अंत में दोनों छोटे प्राणियों ने एक दूसरे की सराहना करना भी शुरू कर दिया और कभी कभी कुछ रहस्यमय तरीके से चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते थे। इस आधे साल के दौरान अपनी द्वितीय क्रम संत कोटि साधना को मजबूत करने और कलाकृति शोधन भट्टी को परिष्कृत करने के अलावा त्रिपाठी जीवप्ती ने अजगर हड्डी और अजगर मोती को भी थोड़ा सा परिष्कृत किया था। अब अजगर हड्डी और अजगर मोती दोनों को कलाकृति शोधन भट्टी में रखा गया था, जबकि कलाकृति शोधन भट्टी को त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में ले जाया गया था। नतीजतन भले ही त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें जानबूझकर परिष्कृत नहीं किया, फिर भी कलाकृति आत्मा त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में संत शक्ति का उपयोग करके कलाकृति शोधन भट्टी को उत्तेजित कर सकती थी, जबकि अपनी शुद्ध अग्नि विशेषता ऊर्जा का उपयोग करके अजगर हड्डी और अजगर मोती को लगातार परिष्कृत कर सकती थी। हालांकि ये दोनों चीजें वास्तव में एक सच्चे अजगर की सामग्री होने के योग्य थी। कलाकृति आत्मा उन्हें 2 महीने से परिष्कृत कर रहा था, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं देखा था। एकमात्र अंतर यह था कि वे त्रिपाठी जीवप्ती की आभा से थोड़ा सा दूषित थे, लेकिन उनका उपयोग कलाकृति आत्मा द्वारा नहीं किया जा सकता था। ऐसा लगा कि उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत करने में कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे, जब तक कि त्रिपाठी जीवप्ती विशेष रूप से प्रक्रिया को तेज करने के लिए कलाकृति शोधन भट्टी की शक्ति को उत्तेजित करने के लिए समय नहीं निकालते। त्रिपाठी जीवप्ती को कोई जल्दी नहीं थी और उन्होंने इस अवसर का उपयोग दानव रक्त मंदिर शिष्य डैंग निंग द्वारा उन्हें दी गई दानव रक्त धागा गुप्त कला का अध्ययन करने के लिए किया। मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने इस गुप्त तकनीक को केवल ये यांग रोग से निपटने के लिए एक बहाने के रूप में उपयोग करना चाहा था, जबकि यह भी सुनिश्चित करना था कि डैंग निंग उन्हें धोखा न दे। हालांकि अजगर गुफा पर्वत में लौटने के 1 महीने बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने खोज की कि ये दानव रक्त धागा गुप्त तकनीक अत्यंत गहन थी और उनके साधना के लिए बहुत उपयुक्त थी। ये त्रिपाठी जीवप्ती के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। दानव रक्त मंदिर एक अत्यंत दुष्ट शक्ति थी जिसका छायांकित तारा पर कई महान शक्तियों के साथ कई खराब रक्त संबंध थे। इसके शीर्ष पर हर 5 साल में एक छोटा आंतरिक कलह और हर 10 साल में एक बड़ा होता था। ये पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं हुआ? इसका मुख्य कारण इस दानव रक्त धागा गुप्त तकनीक के कारण था। दानव रक्त मंदिर के विदेशी बुजुर्गों और संरक्षकों ने सभी ने इस गुप्त तकनीक की साधना की थी और इसे युद्ध में उपयोग करने में सक्षम थे, जिससे इसका बचाव करना अत्यंत कठिन हो गया था। जैसे ज्यादातर लोग उनके साथ परेशानी खोजने की परवाह नहीं करते थे। जब तक दानव रक्त मंदिर कुछ ऐसा नहीं करता जिससे स्वर्ग का क्रोध भड़क उठे, तब तक इसके विनाश के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई इस गुप्त कला की साधना करना चाहता था तो उसे अपनी रक्तसार को एक आधार के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता थी। हर साधक की रक्तसार अत्यंत कीमती थी और एक बार उपयोग किए जाने पर यह किसी की जीवन शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। ये कहा जा सकता है कि स्वर्णिम रक्त की एक बूंद का उपयोग करने से एक साधक को कई महीनों से लेकर कई सालों तक ठीक होने का कारण बनेगा। हालांकि दानव रक्त मंदिर में एक और गुप्त कला थी जो दानव रक्त धागा गुप्त कला की पूरक थी और इसके शिष्यों को अपनी रक्तसार को एक आधार के रूप में उपयोग करके इस दानव रक्त धागा गुप्त कला की साधना करने की अनुमति देती थी, बिना किसी गंभीर नुकसान के। एक बार जब कोई इस गुप्त कला की सफलतापूर्वक साधना कर लेता था और इसे एक दुश्मन के खिलाफ उपयोग करता था तो उनकी युद्ध शक्ति बढ़ जाती थी।
चूंकि इसे किसी की अपनी रक्तसार से परिष्कृत किया गया था, इसलिए इसका उपयोग किसी भी अन्य कलाकृति की तुलना में बहुत आसान था। दानव रक्त धागा को एक कलाकृति के रूप में भी जाना जाता था जो कलाकृति नहीं थी। रक्तसार त्रिपाठी जीवक्ति के लिए भी कीमती था और उन्होंने इसे आकस्मिक रूप से उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनके पास स्वर्णिम रक्त की एक अंतहीन आपूर्ति थी। इसके शीर्ष पर स्वर्णिम रक्त में अकल्पनीय मात्रा में जीवन शक्ति और ओज शामिल था, जिससे ये दानव रक्त धागा गुप्त कला की साधना के लिए सबसे अच्छा आधार बन गया। जब त्रिपाठी जीवक्ति ने ये खोज की तो वह बहुत खुश थे, लेकिन इससे पहले वह दानव रक्त धागा गुप्त कला की साधना के फायदे और नुकसान पर विचार कर रहे थे। कुछ समय पहले तक उन्होंने आखिरकार इसकी साधना शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि इस गुप्त कला की साधना के लिए जितनी अधिक रक्तसार का उपयोग किया जाता था, उतने ही अधिक दानव रक्त धागे की साधना की जा सकती थी और यह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। ये गुप्त कला त्रिपाठी जीवक्ति के लिए बस दर्जी निर्मित थी। वह ऐसे अवसर को कैसे छोड़ सकते थे। वर्तमान में जब त्रिपाठी जीवक्ति लड़ते थे तो वह ज्यादातर 9 स्वर्ग दिव्य कौशल के साथ साथ संत शक्ति की अपनी समझ पर भरोसा करते थे, इसलिए उनमें कुछ लचीलेपन की कमी थी। अगर वह इस दानव रक्त धागा गुप्त कला की साधना कर सकते थे तो वह इस कमी को पूरा करने में सक्षम होंगे। अगर त्रिपाठी जीवक्ति इस गुप्त कला की साधना करते थे तो उनके पास एक और विशाल लाभ होगा, और वह ये था कि उनके द्वारा साधित दानव रक्त धागे दानव रक्त मंदिर के शिष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होंगे, क्योंकि इस गुप्त कला का आधार रक्तसार था। जितनी अधिक शक्तिशाली किसी की रक्तसार होती थी, दानव रक्त धागे उतने ही अधिक भयानक होंगे। इस आधे साल के पीछे हटने के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना अधिकांश समय दानव रक्त धागा गुप्त कला की साधना में बिताया था। अब वह मामूली उपलब्धि के कुछ संकेत दिखा रहे थे। गुफा हवेली के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति के विचार चमके, क्योंकि उनकी उंगली की नोक पर एक अगोचर स्वर्णिम प्रकाश दिखाई दिया। ये स्वर्णिम प्रकाश एक रेशम के धागे की तरह था, कई दर्जन मीटर लंबा, और त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना के नियंत्रण में ये चपलता से आगे और पीछे घूमता था, एक हर्ष ध्वनि देता था जैसे कि वह अंतरिक्ष को काटने में सक्षम था, जैसे कि वह अपने हाथ में एक अदृश्य स्वर्णिम चाबुक पकड़े हुए था। इस दानव रक्त धागा गुप्त कला की शक्ति का परीक्षण करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति काफी संतुष्ट थे। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने स्वर्णिम रक्त की एक बूंद का उपयोग करके प्राप्त किया था। इसके अलावा उन्होंने अभी तक इसे पूरी तरह से साधित भी नहीं किया था, फिर भी इसमें पहले से ही ऐसी शक्ति थी। अगर उन्होंने इसे पूरी तरह से साधित कर लिया तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। ये सिर्फ एक एकल दानव रक्त धागा था, अगर उन्होंने उनमें से कई दर्जन की साधना की तो त्रिपाठी जीवक्ति मुश्किल से कल्पना कर सकते थे कि वे उनके दुश्मनों को कितनी परेशानी लाएंगे। जिस वरिष्ठ ने दानव रक्त धागा गुप्त कला का निर्माण किया वह वास्तव में एक स्वर प्रेरित प्रतिभा था, वास्तव में अपनी रक्तसार का उपयोग करके इस कलाकृति की साधना करने के बारे में सोच रहा था जो वास्तव में एक कलाकृति नहीं थी। हालांकि यहाँ तक कि वह भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस दुनिया में त्रिपाठी जीवक्ति जैसा कोई होगा जो स्वर्णिम रक्त की असंख्य बूंदों का उपयोग कर सकता था। पर्याप्त समय दिए जाने पर त्रिपाठी जीवक्ति निश्चित रूप से उनके द्वारा निर्मित दानव रक्त धागा गुप्त कला को आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि अब इस चीज को अब दानव रक्त धागा नहीं कहा जा सकता था, इसे स्वर्णिम रक्त धागा कहना अधिक उपयुक्त था। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए, स्वर्णिम रक्त धागा को अपने शरीर में वापस ले लिया और साधना जारी रखी। इस अवधि के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति ने अंतरिक्ष आत्मिक क्रिस्टल का उपयोग करके उनसे ऊर्जा को अवशोषित किया और अपनी अंतरिक्ष शक्ति को बढ़ाया। पलक झपकते ही और 3 महीने बीत गए और त्रिपाठी जीवक्ति ने अभी भी एकांत से बाहर आने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हालांकि अजगर गुफा पर्वत पर उनके दिखाई देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सब कुछ ठीक था। इस दिन अपने स्वर्णिम रक्त धागों की साधना करते समय त्रिपाठी जीवक्ति का भाव अचानक बदल गया और उन्होंने तेजी से अपनी आंखें खोल ली। उनके चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य का भाव चमक उठा। तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, उन्होंने अपनी चेतना को काले पुस्तक स्थान में भेज दिया। उनकी आत्मा अवतार प्रकट हुई। उनके सामने के दृश्य को देखने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति जो शब्द कहने वाले थे वे अचानक उनके पेट में निगल लिए गए और इसके बजाय उनके सामने एक विशाल वृक्ष को टकटकी लगाकर देखते रहे। ये विशाल वृक्ष दिव्य वृक्ष था जिसे त्रिपाठी जीवक्ति ने कई साल पहले काले पुस्तक स्थान में लिया था। पिछली बार त्रिपाठी जीवक्ति के स्वर्णिम रक्त की 2 बूंदों को निगलने के बाद यह विकसित होने के लिए एक गहरी नींद में गिर गया था। अब 2 से 3 साल बाद यह इस अवस्था से जागृत हो गया था। ये ठीक इसी तरह था क्योंकि उन्होंने इसके संदेश को समझा था कि त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आत्मा अवतार को काले पुस्तक स्थान में प्रकट किया था। हालांकि दिव्य वृक्ष का दिखना अब थोड़ा अजीब था। त्रिपाठी जीवक्ति को याद आया कि इसके विकास से पहले ये घनी पत्तियों वाला एक विशाल वृक्ष था। हर पत्ती और शाखा में एक समृद्ध यांग विशेषता ऊर्जा शामिल थी। लेकिन अब इसके विकास के बाद ये कई गुना सिकुड़ गया था, केवल 7 या 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहा था। हालांकि इस समय इसकी पत्तियां और शाखाएं थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे कि वे शुद्ध सोने से बनी थी, एक चमकदार और आकर्षक स्वर्णिम चमक दे रही थी। इसके अलावा इन शाखाओं और पत्तियों के बीच लौंगन के आकार के बारे में कुछ हरे फल थे। अगर ये फल परिपक्व होते तो वे त्रिपाठी जीवक्ति जैसे किसी के लिए महान पूरक होते, लेकिन उन्होंने अभी फल देना शुरू ही किया था।
जिस चीज ने त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्यचकित किया वह केवल दिव्य वृक्ष में ये बदलाव नहीं थे, बल्कि ये भी था कि इसके तने के केंद्र में एक चेहरा दिखाई दिया था। यह एक बहुत अजीब चेहरा था। इसमें आंखें, एक नाक और एक मुंह था, लेकिन कोई भौहें नहीं थी। इसके अलावा क्योंकि चेहरा बहुत बड़ा था, ये कुछ हद तक विकृत था। ये एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति का चेहरा जैसा दिखता था। पेड़ के तने के दोनों ओर 2 कांटे थे जो हाथों की तरह दिखते थे। हथेलियों पर शाखाएं अलग हो गईं और उंगलियों की तरह दिखती थीं। हालांकि दिव्य वृक्ष के 2 हाथ और हथेलियां अत्यंत बड़े थे और एक नज़र में ये स्पष्ट था कि वे असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। दिव्य वृक्ष की जड़ें भी कई टेंटिकल्स में बदल गई थी, जिसने इसके विशाल शरीर को समर्थन दिया, जैसे कि इसने हवा से अनगिनत पैर उगा दिए हों। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रवेश किया तो दिव्य वृक्ष अपने बदलावों को अनुकूलित कर रहा था। इसके टेंटिकल्स चल रहे थे क्योंकि ये काले पुस्तक स्थान के माध्यम से धीरे धीरे चल रहा था। जब इसने त्रिपाठी जीवप्ती के आगमन को महसूस किया तो इसने तुरंत अपनी 2 बड़ी आंखें उठाईं और देखने लगा। ये एक पल के लिए त्रिपाठी जीवप्ती पर मुस्कुराता हुआ भी लगा, इससे पहले कि वह स्थिर खड़ा हो गया। तुम, त्रिपाठी जीवप्ती इसे आश्चर्य से घूरने लगे, एक पल के लिए नहीं जानते थे कि क्या कहना है। चिंता मत करो। जिस चीज ने त्रिपाठी जीवप्ती को और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वही ये थी कि दिव्य वृक्ष ने वास्तव में मानव भाषा में बात की, लेकिन उसकी आवाज बहुत गहरी और कर्कश थी, जैसे कि यह पहली बार था जब उसने इस तरह बात की थी और इसकी आदत नहीं थी। पहले दिव्य वृक्ष ने केवल दिव्य चेतना के माध्यम से त्रिपाठी जीवप्ती के साथ बातचीत की थी, इसलिए ये पहली बार था जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे बोलते हुए सुना था। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें उभर आईं क्योंकि उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दिया। एक लंबे विराम के बाद दिव्य वृक्ष ने जारी रखा, हालांकि मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आता कि विकसित होने के बाद मैं इस तरह क्यों बन गया हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह एक अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि आपके स्वर्णिम रक्त ने मेरी बहुत मदद की है। मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती को राहत मिली और उन्होंने चिंता से पूछा, क्या कुछ गलत है? नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, मैं अद्भुत महसूस करता हूँ। दिव्य वृक्ष का भाषण धीरे धीरे अधिक स्पष्ट हो गया, जैसे कि कुछ शब्द बोलने के बाद उसने इस तरह से दूसरों के साथ बातचीत करने की चाल को पकड़ लिया था। जैसे ही उसने बात की उसने काले पुस्तक स्थान के माध्यम से धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। अगर इस जगह के साथ कुछ गलत है तो वह ये है कि मुझे लगता है कि यह जगह मेरे लिए ठहरने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बहुत निराशाजनक है और मेरे विकास के लिए अनुकूल नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए और तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा था। दिव्य वृक्ष के विकसित होने से पहले इसे केवल एक विश्व आत्मिक खजाना माना जा सकता था जिसने चेतना प्राप्त कर ली थी, इसलिए इसे काले पुस्तक स्थान के अंदर रखे जाने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब यह एक अजीब प्राणी बन गया था, इसलिए काले पुस्तक स्थान के अंदर रहना वास्तव में थोड़ा अनुपयुक्त था। ये कम समय के लिए समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन अगर यह यहाँ लंबे समय तक रहता है तो यह बाहरी दुनिया से विश्व सिद्धांतों को स्वीकार करने में असमर्थ होगा, जिससे यह मुरझा जाएगा और मर जाएगा। अगर ऐसी कोई बात वास्तव में होती तो त्रिपाठी जीवप्ती खुद को दोष से मुक्त नहीं कर पाएंगे। एपिसोड नंबर 1263। ये सब ध्यान में रखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने इन पिछले कुछ सालों में आपके साथ गलत किया है। जब मैं आपको उस रहस्यमय छोटे संसार से बाहर लाया था तो मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन मैं आपके बसने के लिए एक जगह खोजूंगा, लेकिन इतने सालों के बाद मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ और बसने के लिए एक जगह नहीं खोज पाया हूँ। ये सुनकर दिव्य वृक्ष ने अपनी 2 हथेलियां हिलाईं और उन्हें दूर कर दिया। मुझे पता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह अचानक मुस्कुराए, लेकिन अब मेरे पास आखिरकार बसने के लिए एक जगह है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं। जब मैं भविष्य में यहाँ से जाऊंगा तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। बेशक, यह आप पर निर्भर करता है। दिव्य वृक्ष रुक गया और उसके सूक्ष्म चेहरे पर खुशी का एक भाव दिखाई दिया क्योंकि उसने पूछा, क्या हम अब बाहर जा सकते हैं? ऐसा लगा कि क्योंकि इसे इतने लंबे समय तक काले पुस्तक स्थान में रखा गया था, इसलिए उसने बाहर की धूप को याद किया। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तो बाहर चलते हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा। अपनी चर्चा पूरी करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत गुफा हवेली से बाहर निकल आए। बाहर शांत था क्योंकि कई दर्जन है कि परिवार शिष्य साधना की स्थिति में लग रहे थे। यहाँ तक कि चांद की हुई और हाव-आन भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। केवल कुछ साधक जो अजगर गुफा पर्वत के आंदोलनों की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे, वे अभी भी सक्रिय थे। त्रिपाठी जीवप्ती को एकांत से बाहर आते देखकर इन लोगों के भाव गंभीर हो गए और वे जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए चले गए। हालांकि वे है कि परिवार से वो ही के साथ बाहर आए थे, वे सभी जानते थे कि इस जगह का प्रभारी कौन था। यांग यान कहाँ है? त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा, लेकिन यांग यान का कोई निशान नहीं मिला। दिव्य चेतना का उपयोग करने के बाद भी त्रिपाठी जीवप्ती यांग यान की आभा नहीं खोज पाए। वो ही भी यहाँ नहीं थी। यांग यान और युवा स्त्री एक साथ काले सागर शहर गए। साधकों में से एक, जो बहुत स्मार्ट लग रहा था, उसने जल्दी से जवाब दिया, काले सागर शहर? वह कौन सी महान शक्ति है? वे वहां क्यों गए? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। काले सागर शहर स्वच्छ आकाश संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में है। वे खजाना भंडार मंडप की नीलामी में भाग लेने गए थे।
एक और नीलामी। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भौहें उठाईं। उनके भ्रमित रूप को देखकर साधक ने जल्दी से समझाया। उनके स्पष्टीकरण को सुनने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति समझ गए। ऐसा लगा कि यह इसलिए था क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति ने पिछली बार नीलामी में बहुत सारी अच्छी चीजें निकाली थी। खजाना भंडार मंडप के यानपेई को ये याद था, इसलिए इस बार नीलामी से पहले उन्होंने विशेष रूप से चियांतान से एक निमंत्रण भेजने के लिए कहा था। अजगर गुफा पर्वत में सामग्री खरीदने के लिए सन क्रिस्टल की कमी थी, इसलिए यान ज्ञान ने नीलामी में परिष्कृत की गई कुछ कलाकृतियां लाईं। कुछ धन जुटाने की तैयारी करें। इसके बारे में जानने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जिस गति से यान ज्ञान सन क्रिस्टल खर्च कर रही थी वह बहुत तेज थी। त्रिपाठी जीवक्ति पिछली बार जो कई मिलियन सन क्रिस्टल और सामग्री वापस लाए थे वह उनके द्वारा उपयोग की गई होगी। त्रिपाठी जीवक्ति उनके फिजूल खर्च के कारण भौहें नहीं सिकोड़ रहे थे। यान ज्ञान कितने भी सन क्रिस्टल और सामग्री का उपभोग करे, वह अभी भी अजगर गुफा पर्वत के लिए एक सुरक्षात्मक बाधा व्यवस्थित कर रही थी। जिस चीज की त्रिपाठी जीवक्ति ने परवाह की वह ये थी कि सन क्रिस्टल जुटाने के लिए चीजों की नीलामी करना दीर्घकालिक समाधान नहीं था। यान ज्ञान धन के प्रवाह की अनुमति देने के लिए परिष्कृत की गई कलाकृतियों को एक या दो बार नीलाम कर सकती थी, लेकिन अगर यह जारी रहा तो कुछ निश्चित रूप से होगा। इससे भी अधिक उनके द्वारा परिष्कृत गोलियों को लंबे समय तक नीलाम नहीं किया जा सकता था। आखिरकार अजगर गुफा पर्वत किसी भी महान शक्ति के संरक्षण में नहीं था। हालांकि छाया चंद्रमा मंडप का अजगर गुफा पर्वत के साथ एक अच्छा संबंध था, ये केवल इसलिए था क्योंकि चियांतान प्रभारी थे। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि छाया चंद्रमा मंडप से कोई अजगर गुफा पर्वत पर नजर रखेगा। यदि बहुत सारी उच्च ग्रेड कलाकृतियां और गोलियां यहां से बाहर बहती तो ये निश्चित रूप से बीमार इरादों वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। दूसरों का उल्लेख नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति का अनुमान था कि यादव विमल चंद के पिता अजगर गुफा पर्वत की निगरानी को आराम नहीं देंगे। यादव विमल चंद लियुयान रेत भूमि में मर गए थे, इसलिए हालांकि यादव विमल चंद के पिता को नहीं पता था कि उनके बेटे को किसने मारा, वह निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। एक बार जब उन्हें एक बहाना मिला तो वह यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आ सकते थे। वे कितने दिनों से गए हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर से पूछा। 3 दिन। उन्हें जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। क्या युवा स्वामी त्रिपाठी को उन्हें खोजने की आवश्यकता है? यदि हाँ तो हम एक यात्रा कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना हाथ हिलाया। आप अपने काम के बारे में जा सकते हैं। हाँ, कई लोगों ने सिर हिलाया और बिखरने ही वाले थे जब त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक कहा, ठीक है, जब वे वापस आएं तो उन्हें बताएं कि वे अब और कोई कलाकृतियां नीलाम न करें। ये निर्देश देने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति आकाश में उड़ गए और अजगर गुफा पर्वत के चारों ओर स्वतंत्र रूप से उड़ना शुरू कर दिया। उनके पास यान ज्ञान द्वारा उन्हें दिया गया टोकन था, जो न केवल गुफा हवेली के चारों ओर की बाधा को खोल सकता था, बल्कि अजगर गुफा पर्वत के चारों ओर सभी बाधाओं और आत्मिक व्यूहों को भी खोल और बंद कर सकता था। इसलिए हाथ में इस टोकन के साथ अजगर गुफा पर्वत की बाधाओं और आत्मिक व्यूहों का त्रिपाठी जीवक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। त्रिपाठी जीवक्ति ने यान ज्ञान द्वारा व्यवस्थित किए गए सभी प्रकार के अद्भुत आत्मिक व्यूहों को देखा। मृगतृष्णा पत्थर को भी एक ब्रह्म व्यूह के व्यूह केंद्र में रखा गया था। अगर उन्हें यान ज्ञान द्वारा दिया गया टोकन नहीं मिला होता तो त्रिपाठी जीवक्ति घुसने के बाद बचने में सक्षम नहीं होते। रक्त तलवार घास का क्षेत्र भी था। ये भी एक भ्रमित करने वाले व्यूह में लिपटा हुआ था, जिससे किसी के लिए भी अंदर क्या था ये देखना असंभव हो गया था। लेकिन एक बार जब कोई बाहरी व्यक्ति घुस जाता था तो उन्हें रक्त तलवार घास द्वारा पागलपन से हमला किया जाएगा। एक सादा और असाधारण क्षेत्र भी था, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि विशाल अग्नि क्रिस्टल पत्थर आत्मिक व्यूहों की परतों द्वारा संरक्षित था। रोशनी के हीलो इसके चारों ओर बह रहे थे और जमीन पर एक विशाल आत्मिक व्यूह उत्कीर्ण था। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि इस क्षेत्र में किस तरह के आत्मिक व्यूह व्यवस्थित थे। त्रिपाठी जीवक्ति का अनुमान था कि ये तोड़ना एक आसान जगह नहीं होगा। अन्य आत्मिक व्यूहों की एक किस्म भी थी। भले ही त्रिपाठी जीवक्ति अजगर गुफा पर्वत के मालिक थे, फिर भी वह सुरक्षा और छिपे हुए खतरों की इन परतों से हैरान थे। यान ज्ञान इस जगह को एक अभेद्य किले में बदलना चाहती थी। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति जानते थे कि वह अपने ज्ञान सागर पर मोहर को खोलने के लिए इन व्यवस्थाओं का उपयोग कर रही थी, इसलिए भले ही यह थोड़ा फिजूलखर्ची और व्यर्थ था, ये समस्या नहीं थी। जब तक यान ज्ञान अधिक से अधिक चीजें मास्टर करती है, तब तक भविष्य में उनके द्वारा व्यवस्थित किए गए आत्मिक व्यूह मजबूत होते जाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति थोड़ी देर के लिए अजगर गुफा पर्वत के चारों ओर उड़े, इससे पहले कि वह मचान से कुछ दर्जन मीटर दूर एक खुले स्थान पर लौट आए। यहाँ किसी भी तरह की व्यवस्था का कोई निशान नहीं था, इसलिए स्पष्ट रूप से सिर्फ एक खुला स्थान था। उतरने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग काले पुस्तक स्थान से जुड़ने के लिए किया और दिव्य वृक्ष के साथ थोड़ी देर के लिए बातचीत की, इससे पहले कि वह अपनी दिव्य चेतना को जारी कर दे। अगले ही पल उनके ज्ञान सागर में आत्मिक ऊर्जा बहुत कम हो गई और त्रिपाठी जीवक्ति के सामने एक स्वर्णिम प्रकाश चमका, क्योंकि 70 मीटर ऊंचा दिव्य वृक्ष अचानक दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवक्ति गुप्त रूप से चौंक गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव दिखाई दिया। उन्होंने पाया कि उन्होंने दिव्य वृक्ष को जारी करने में लगने वाली आत्मिक ऊर्जा की मात्रा को कम करके आंका था। जब उन्होंने दिव्य वृक्ष को काले पुस्तक स्थान में लिया था तो उनकी आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और उनकी ज्ञान सागर पूरी तरह से सूख गई थी।
अगर ये 5 रंग का आत्मा गरमाना कमल के लिए नहीं होता तो उनकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई होती। फिर भी उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा था। त्रिपाठी जीवोक्ति की वर्तमान शक्ति वह नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि दिव्य वृक्ष को जारी करना एक सरल मामला होगा। उन्होंने कैसे कल्पना की होगी कि उनके ज्ञान सागर में आत्मिक ऊर्जा एक पल में आधे से अधिक कम हो जाएगी। हालांकि एक पल के लिए सोचने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए। जबकि वह सालों में बड़े थे, दिव्य वृक्ष भी कैसे नहीं बढ़ सकता था। इसे जारी करने के लिए आवश्यक आत्मिक ऊर्जा की मात्रा स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक होगी, इसलिए यह प्रत्याशित नहीं था। जैसे ही दिव्य वृक्ष दिखाई दिया, तने पर मानव चेहरे ने एक खुश भाव दिखाया। उसकी 2 आंखें धीरे धीरे मुड़ गईं क्योंकि उसने चारों ओर देखा। यहाँ समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा को महसूस करने के बाद उसके चेहरे पर आराम का एक भाव दिखाई दिया क्योंकि उसने गड़गड़ाहट की। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ की स्थितियाँ बस बहुत अच्छी हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति जानते थे कि ये पहली बार था जब दिव्य वृक्ष तारा क्षेत्र में विश्व ऊर्जा के संपर्क में आया था। यही वजह थी कि वह इतना खुश था। रहस्यमय छोटे संसार की तुलना में जिसमें वह पहले रहा था, यहाँ विश्व ऊर्जा में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था, बस कोई तुलना नहीं थी। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद है। त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे। मैं आपको एक विशिष्ट स्थान पर नहीं रखूंगा, आप जहाँ चाहे चल सकते हैं, लेकिन मुझे आपको पहले से बताना होगा कि यहाँ बहुत सारी बाधाएं और आत्मिक व्यू स्थापित है। अगर आप जल्दी में घुसते हैं तो ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, इसलिए जब आप घूमते हैं तो अधिक ध्यान दें। लापरवाह न हो और इन आत्मिक व्यूहों द्वारा फंस न जाएं। हाँ, मैं इन आत्मिक व्यूहों के निशानों को महसूस कर सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं लापरवाही से घुसने की हिम्मत नहीं करूंगा। दिव्य वृक्ष ने आसानी से सहमति व्यक्त की। उसके तुरंत बाद इसकी जड़ों के नीचे टेंटिकल जैसे शाखाएं रेंग गईं, जिससे जमीन हलचल हुई। पलक झपकते ही दिव्य वृक्ष वास्तव में मौके पर जड़ जमा चुका था। इसके मुंह से एक ध्वनि उत्सर्जित हुई और इसकी आंखें आनंद में आधी बंद थीं। यह आलसी लग रहा था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसे परेशान नहीं किया और बस चुपचाप इंतजार किया, इसे फिर से दिन का प्रकाश देखने के आनंद का आनंद लेने दिया। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवोक्ति को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे स्वर्णिम रक्त की 2 बूंदें आपको विकसित करने में मदद कर सकती हैं। क्या होगा अगर आप कुछ और निगलते हैं? दिव्य वृक्ष ने अपनी आंखें खोली और लालसा का एक भाव दिखाया, लेकिन जल्द ही कहा, आपका स्वर्णिम रक्त भी अत्यंत कीमती होना चाहिए। हालांकि यह मेरे विकास के लिए बहुत मददगार होगा, मैं निकट भविष्य में कोई और विकसित नहीं हो पाऊंगा। इसे निगलने से मैं केवल मजबूत हो जाऊंगा, इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास भविष्य में अधिक स्वर्णिम रक्त होगा तो आप मुझे इसे निगलने दे सकते हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए और कहा, हालांकि यह अधिक नहीं है, लेकिन अभी आपको एक बूंद देना समस्या नहीं होगी। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने सीधे स्वर्णिम रक्त की एक बूंद बाहर निकाली और इसे दिव्य वृक्ष की ओर झटका दिया। दिव्य वृक्ष ने अपना मुंह खोला, इसे सीधे निगल लिया और एक और दहाड़ निकाली। उसका बड़ा मुंह रेंग रहा था जैसे कि वह अभी भी स्वर्णिम रक्त का स्वाद ले रहा हो। थोड़ी देर बाद दिव्य वृक्ष ने अपनी आंखें खोली और कहा, अच्छा, मुझे कुछ दिनों के लिए अनुकूलित होने की आवश्यकता है, आप अपने काम के बारे में जा सकते हैं। अच्छा, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया और इसके साथ कुछ और शब्द विनिमय करने के बाद वह चले गए। है के परिवार साधक को बुलाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें दिव्य वृक्ष की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। जब यांग यान और रूही वापस आएंगे तो त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें दिव्य वृक्ष के अस्तित्व के बारे में बताया। संभवतः वे इसकी अच्छी देखभाल करेंगे। ये सब करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने फिर से एकांत प्रवेश किया। त्रिपाठी जीवोक्ति को नहीं पता था कि क्या ये इसलिए था क्योंकि उनका भाग्य अजय था, लेकिन दिव्य वृक्ष के विकास के 1 महीने बाद गहन कीट पत्थर जिसे त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने पत्थर के कमरे में रखा था वह चलना शुरू हो गया। सभी आत्मा भक्षण कीट जागृत हो गए थे और विशाल गहन कीट पत्थर का उपयोग किया गया था। जागृत होने के बाद आत्मा भक्षण कीट पूरी तरह से पोषित हो गए थे और बहुत बढ़ गए थे। इसे एक दोहरा आशीर्वाद के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एपिसोड नंबर 1264। गुफा हवेली के अंदर त्रिपाठी जीवोक्ति क्रॉस लेग बैठे थे। उनका चेहरा उदास था और उनकी आंखें खाली और निर्जीव लग रही थी। हालांकि उनकी आभा उनके शरीर के चारों ओर उछल रही थी, आश्चर्यजनक गति के साथ एक हिंसक तूफान पैदा कर रही थी। ज्यादा दूर नहीं, जमीन में एक छेद से पत्थर मूषक ने अपना छोटा सिर बाहर निकाला और उन्हें देखा। उसके मनमोहक भोले चेहरे पर आश्चर्य और संदेह का एक भाव दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ क्या हो रहा था ये समझने में असमर्थ लग रहा था। कलाकृति आत्मा बहुत पहले त्रिपाठी जीवोक्ति के शरीर में समा गई थी और गायब हो गई थी। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखों को देखने के बाद पत्थर मूषक अचानक डर गया और छेद में सिकुड़ गया। चारों अंगों पर हाथापाई कर रहा था और पलक झपकते ही कई दर्जन मीटर भाग गया। इस क्षण अगर कोई त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने खड़ा होता और उनकी आंखों में देखता तो वे खोज करते कि उनकी आंखों की गहराइयों में एक मन 7 रंग का प्रकाश बह रहा था। अगर कोई अधिक ध्यान से देखता तो वे खोज करते कि यह 7 रंग का प्रकाश वास्तव में एक कमल की कली से अपवर्तित हो रहा था, जैसे कि उनकी आंखों की गहराइयों में 2 7 रंग की फूल कलियां फूट गई थी। त्रिपाठी जीवोक्ति अभी भी जगह पर बैठे थे। समय थोड़ा थोड़ा करके बीत रहा था और उनकी खाली आंखों से उत्सर्जित 7 रंग का प्रकाश मजबूत और अधिक तीव्र होता दिखाई दिया।
धीरे धीरे त्रिपाठी जीवोक्ति के सिर के ऊपर एक कमल की कली का प्रेत भी दिखाई दिया। ये कमल 7 रंग के प्रकाश में ढका हुआ था और अत्यंत सुंदर लग रहा था। जैसे ही यह घूमा, आत्मिक ऊर्जा की एक चौंकाने वाली लहर अचानक सभी दिशाओं में फैल गई। जैसे ही त्रिपाठी जीवोक्ति की आत्मिक ऊर्जा फैल गई, प्रेत थोड़ा थोड़ा करके खुलना शुरू हो गया और अलग अलग रंगों की पंखुड़ियां धीरे धीरे बाहर की ओर फैल गईं, जैसे कि एक शर्मीली महिला अपने आकर्षक शरीर को प्रकट करने के लिए धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही हो। पूरी प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति खुद इससे पूरी तरह से अनजान थे। उनकी आत्मा अवतार उनके ज्ञान सागर में डूबी हुई थी। वह खिलने से पहले आत्मा गरमाना कमल के गहन रहस्यों में डूबे हुए थे। एक अज्ञात समय के बाद जब 7 रंग का कमल पूरी तरह से खिल गया था, तो कमल अतुलनीय रूप से विशाल हो गया था और उसकी छाया ने लगभग पूरे गुफा निवास को भर दिया था। इस क्षण कमल प्रेत अचानक गिर गया, जुगनू की तरह हवा में फड़फड़ाते हुए प्रतिदीप प्रकाश के धब्बों में बदल गया। इसके तुरंत बाद किसी प्रकार की शक्ति के मार्गदर्शन में प्रकाश के ये धब्बे त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर दौड़ पड़े और गायब होने से पहले उनके शरीर में समा गए। त्रिपाठी जीवोक्ति का शरीर हिल गया और उनकी खाली आंखें तुरंत स्पष्टता पुनः प्राप्त कर ली। उनका भाव अत्यंत अजीब था। वह गतिहीन बैठे रहे, गहन विचार में डूबे रहे। चूंकि आत्मा भक्षण कीट ने आधे महीने पहले अपना विकास पूरा कर लिया था, त्रिपाठी जीवोक्ति ने विकसित आत्मा भक्षण कीट की शक्ति का परीक्षण किया था। महान रूप से संतुष्ट होने के बाद आत्मा गरमाना कमल ने वास्तव में अपना विकास पूरा कर लिया और आखिरकार अपने अंतिम 7 रंग के रूप में परिवर्तित हो गया। त्रिपाठी जीवोक्ति को जिसकी उम्मीद नहीं थी, वह ये था कि आत्मा गरमाना कमल का विकास उन्हें एक चमत्कारिक आत्मा कौशल को समझने की अनुमति देगा। हालांकि आत्मा गरमाना कमल स्वर्ग और पृथ्वी का एक कीमती खजाना था जो आत्मा को पोषित कर सकता था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने जो रिकॉर्ड पढ़े थे, उनके अनुसार ये एक साधक को एक आत्मा कौशल को समझने की अनुमति नहीं देता था। त्रिपाठी जीवोक्ति के पास उस समय इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और वह तुरंत आत्मा कौशल को समझने में डूब गए। अब जब आत्मा गरमाना कमल ने अपना विकास पूरा कर लिया था, तो त्रिपाठी जीवोक्ति ने आत्मा कौशल को पूरी तरह से समझ लिया था। तभी उनके पास कारण के बारे में सोचने का समय था। चूंकि यह आत्मा गरमाना कमल का काम नहीं था, तो ये बहुत संभावना थी कि यह रंगीन क्रिस्टल था, आत्मा शुद्ध करने वाला दिव्य जल के कुंड के अंदर। त्रिपाठी जीवोक्ति ने गलती से रंगीन क्रिस्टल प्राप्त कर लिया था, लेकिन आत्मा गरमाना कमल ने इसे निगलने के बाद इसने अपना विकास शुरू कर दिया था। अब जब रंगीन क्रिस्टल गायब हो गया था, तो आत्मा गरमाना कमल ने सफलतापूर्वक अपने 7 रंग के रूप में परिवर्तित हो गया था। त्रिपाठी जीवोक्ति का अनुमान था कि इस बार उन्होंने जो आत्मा कौशल समझा था, वह बहुत संभावना है कि रंगीन क्रिस्टल से संबंधित था। शायद क्रिस्टल में कुछ गहन रहस्य शामिल थे जिसने उन्हें संयोग से इस दिव्य तकनीक को समझने की अनुमति दी। हालांकि उन्होंने इसका परीक्षण नहीं किया था, त्रिपाठी जीवोक्ति जानते थे कि यह आत्मा कौशल असाधारण था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह उनका ट्रम्प कार्ड था। समय की इस अवधि के दौरान एक के बाद एक अच्छी चीजें हुई। पहले दिव्य वृक्ष अपनी नींद से जागृत हो गया था, फिर आत्मा भक्षण कीट ने अपना विकास पूरा कर लिया था, और अब यहाँ तक कि आत्मा गरमाना कमल भी अपने 7 रंग के रूप में बदल गया था। ऐसा लगा कि सभी अच्छी चीजें त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ हुई थी। कुछ दिनों पहले वह अभी भी चिंता कर रहे थे कि विकसित आत्मा भक्षण कीट से कैसे निपटा जाए, लेकिन अब यह समस्या आसानी से हल हो गई थी। ये सब ध्यान में रखते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना हाथ हिलाया और अपने हाथ में एक भूरे रंग की धुंधली वस्तु पकड़ी। ये धुंधली वस्तु मुड़ रही थी और बदल रही थी, जिससे यह अत्यंत अजीब लग रही थी। हालांकि यह धुंध बहुत आंखों को पकड़ने वाली नहीं थी। अगर कोई ध्यान से देखता तो वे देखने में सक्षम होते कि यह भूरे रंग की धुंध वास्तव में छोटे कीड़ों का एक बादल थी जो नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य थे। आत्मा भक्षण कीट मूल रूप से नग्न आंखों के लिए अदृश्य थे, लेकिन अपने विकास के बाद वे इस भूरे रंग की धुंध को बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए थे। हर आत्मा भक्षण कीट की घातकता बहुत बढ़ गई थी। त्रिपाठी जीवोक्ति का अनुमान था कि वे अब आसानी से एक सामान्य संत कोटि साधक को मार सकते थे। यहाँ तक कि अगर एक उत्पत्ति वापसी कोटि साधक संक्रमित हो जाता था, तो वे इसे कम समय में बाहर निकालने में सक्षम नहीं होते थे। त्रिपाठी जीवोक्ति उनसे बिल्कुल नहीं डरते थे। अपनी दिव्य चेतना को जारी करते हुए उन्होंने इस भूरे रंग के कोहरे को लपेट लिया और इसे अपने ज्ञान सागर में खींच लिया। ये आत्मा भक्षण कीट भी 7 रंग के आत्मा गरमाना कमल द्वारा गठित द्वीप के लिए एक सीधी रेखा बनाई, जल्दी से वहां बस गए। एकांत की इतनी लंबी अवधि के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने वह सब कुछ कर लिया था जो वह कर सकते थे। कलाकृति शोधन भट्टी को परिष्कृत करना, अजगर हड्डी और अजगर मोती को परिष्कृत करना, लिवयान उड़ने वाली आग को परिष्कृत करना, अपनी ज्वालायमान ज्ञान सागर की शक्ति को बढ़ाना, दानव रक्त धागा गुप्त तकनीक को समझना और इसी तरह। त्रिपाठी जीवोक्ति अजगर हड्डी और अजगर मोती का उपयोग फिलहाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें केवल तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि वे उनके लिए उपयोगी नहीं हो जाते। जहां तक स्वर्णिम रक्त धागा गुप्त तकनीक का सवाल था, जिसे उन्होंने दानव रक्त मंदिर की दानव रक्त धागा गुप्त तकनीक से परिवर्तित किया था, त्रिपाठी जीवोक्ति ने केवल एक की साधना की थी। हालांकि उन्होंने अभी तक इसे एक दुश्मन के खिलाफ उपयोग नहीं किया था, त्रिपाठी जीवोक्ति जानते थे कि इसकी शक्ति असाधारण थी। किसी की अपनी स्वर्णिम रक्त का उपयोग करके परिष्कृत की गई इस तरह की कलाकृति किसी भी अन्य हथियार की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी थी।
8 लियूयान उड़ने वाली आग में से त्रिपाठी जीवक्ति ने उनमें से 6 का उपयोग किया था। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, लियूयान उड़ने वाली आग एक साधक को एक भिन्न दिव्य चेतना विकसित करने की अनुमति दे सकती थी और वास्तव में उनकी ज्वालायमान ज्ञान सागर की शक्ति को बढ़ा सकती थी। हालांकि 5वीं लियूयान उड़ने वाली आग को एकीकृत करने के बाद संवर्धन प्रभाव इतना स्पष्ट नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने उनमें से 2 को रख लिया था। शायद वे भविष्य में उनके लिए कुछ उपयोग के होंगे। एकांत के 1 साल से अधिक के बाद हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति की साधना में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, उनकी अपनी युद्ध प्रभावशीलता एक पूरे नए स्तर तक बढ़ गई थी। जहां तक स्वर्णिम रक्त धागा और नव समझे गए आत्मा कौशल का सवाल था, वह केवल भविष्य में उनकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर सकते थे। त्रिपाठी जीवक्ति के लिए एकांत से बाहर आने का समय था। साधना के मार्ग पर आंखों को बंद करके अंधाधुंध साधना करना एक विकल्प नहीं था। हालांकि जो लोग लगन से साधना करते थे, उनकी साधना तेजी से बढ़ती थी, उनकी युद्ध प्रभावशीलता उनके राज्य से मेल नहीं खाती थी। त्रिपाठी जीवक्ति साधना शुरू करने के बाद से इस बिंदु तक लड़ते रहे थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस सत्य से परिचित थे। इसके अलावा अब उनके पास एकांत से बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि 1 महीने पहले कोई अजगर गुफा पर्वत आया था और उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि 7 रंग के आत्मा गरमाना कमल का विकास बस कोने के चारों ओर था और त्रिपाठी जीवक्ति को नए आत्मा कौशल को समझने की आवश्यकता थी, इसलिए वह छोड़ने में सक्षम नहीं थे। इस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने गुप्त रूप से भौहें सिकोड़ ली। आश्चर्य हुआ कि यह अन्य पार्टी उन्हें क्यों खोज रही थी। उनकी दोस्ती के साथ उनके लिए उनकी इतनी चिंता करना अजीब था। ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति अपनी गुफा हवेली से बाहर निकल आए। एक पल बाद त्रिपाठी जीवक्ति बाहर दिखाई दिए और अपनी दिव्य चेतना को अविवेक से जारी किया। जल्दी से यान वुई और अन्य को ढूंढ लिया। उन्हें एक संदेश भेजने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति सीधे उनके सामने एक मचान में चले गए। एक पल बाद जबकि त्रिपाठी जीवक्ति मचान के अंदर बैठे थे, आत्मिक चाय का स्वाद ले रहे थे जिसे यान और अन्य ने कहीं से इकट्ठा किया था, 2 सुंदर आकृतियां दरवाजे से चमक गई। स्वाभाविक रूप से ये काले वस्त्र वाली यान और हरे वस्त्र वाली वुई थी। दोनों महिलाएं खुशी से मुस्कुराईं, जैसे कि कुछ अच्छा हुआ हो, और त्रिपाठी जीवक्ति को देखने के बाद वे तुरंत लौटकर उनके पास गईं। आप आखिरकार एकांत से बाहर आ गए। यान ने त्रिपाठी जीवक्ति को ऊपर और नीचे देखा और पाया कि उन्होंने मजबूत होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उनके चेहरे पर एक कुछ अजीब भाव था। हाँ, क्या हुआ जिसने आपको इतना खुश कर दिया? त्रिपाठी जीवक्ति ने चाय का एक और घूंट लिया और पूछा। वुई मुस्कुराए और जवाब दिया, ये सब इसलिए है क्योंकि हमारा अजगर गुफा पर्वत अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो रहा है। संप्रदाय या परिवार के संरक्षण के बिना कई साधक शामिल होना चाहते हैं। अतीत में यहाँ बहुत कम लोग थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हर दिन 1 दर्जन या तो लोग पूछताछ करने आए हैं। सबसे अधिक एक दिन में 30 थे। उनमें से कुछ यहाँ तक कि उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी भी थे। बड़ी बहन यान और मैं चर्चा कर रहे थे कि क्या हमें एक छोटा संप्रदाय स्थापित करना चाहिए। एक छोटा संप्रदाय? त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें गुस्से से घूर लिया। क्या आप बहुत सरल नहीं सोच रहे हैं? हमारे पास यहाँ कोई स्वामी नहीं है, तो हम किस तरह का संप्रदाय स्थापित कर सकते हैं? इसके अलावा जिस कारण से हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, वह चियान तान की देखभाल के कारण है। अगर एक दिन चियान तान शक्ति खो देता है या एक युद्ध में गिर जाता है, तो क्या आपको लगता है कि छाया चंद्रमा मंडप हमें अपनी नाक के नीचे बढ़ने देगा? त्रिपाठी जीवक्ति ने जो कहा उसे सुनकर वुई के चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई और वह एक पल के लिए झिझकी, इससे पहले कि कहा, ऐसा नहीं हो सकता है ना? बुजुर्ग चियान के पास छाया चंद्रमा मंडप में बहुत शक्ति लगती है। मंदिर स्वामी के बाद दूसरे नंबर पर। कुछ भी संभव है, खासकर इन महान शक्तियों के लिए। हालांकि उन्हें आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती है। एक बार जब आंतरिक रूप से कुछ होता है, तो वहां बड़ी उथल पुथल होगी। यहाँ तक कि जो लोग गिरना असंभव लगते हैं, वे किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा हालांकि चियान तांग हमारे लिए अच्छा रहा है, मैं हमेशा उसकी प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं करना चाहता और हमें उसके पंखों के नीचे आश्रय नहीं देना चाहता, अन्यथा हम हमेशा हीन महसूस करेंगे। यहाँ एक तृतीय क्रम उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी के बिना एक छोटा संप्रदाय स्थापित करने के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। वुई ने भौहें सिकोड़ ली और इसके बारे में ध्यान से सोचा, इससे पहले कि सिर हिलाया। आपने जो कहा वो समझ में आता है, मैं बहुत सरल सोच रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति के पास एक संप्रदाय स्थापित करने का विचार था, क्योंकि वह टोंगशुआन क्षेत्र से लोगों के लिए रास्ता बनाना चाहते थे, लेकिन अब निश्चित रूप से समय नहीं था। वर्तमान विचार वुई द्वारा आगे रखा गया होगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने केवल कलाकृति शोधन और आत्मिक व्यूहों को व्यवस्थित करने की परवाह की, इसलिए उन्हें ऐसी चीजों की परवाह नहीं थी। हालांकि वुई का है कि परिवार बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि चियांतान के संरक्षण के साथ अजगर गुफा पर्वत पूरे साल सुरक्षित रहेगा। उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने आया, क्या उन्होंने सभी को मना कर दिया? त्रिपाठी जीवक्ति ने चिंतित होकर पूछा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने मना कर दिया। आप एकांत में थे, इसलिए हमने कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं की। वुई ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी थोड़ी रगड़ी, इससे पहले कि वह अचानक अपना सिर उठाया और पूछा,
क्या रंगीन कांड संप्रदाय की सुंदरी धारक ने बताया कि वह मुझे क्यों देखना चाहती थी। एपिसोड नंबर 1265। त्रिपाठी जीवप्ती का सवाल सुनकर वूई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और स्पष्ट रूप से मुस्कुराए। मुझे नहीं पता, वह यहाँ आने के बाद से किसी के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं रही है। ऐसा लगता है कि उसे दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं है। मैं उसे कुछ बार देखने गई हूँ, लेकिन मैं उसे कुछ भी कहने में कभी सक्षम नहीं रही हूँ। हालांकि हर बार जब वह आपके बारे में पूछती है, ही बस यादव गुणवान की तरह उसने भी उन्हें गलत समझा था। त्रिपाठी जीवप्ती समझाने के लिए बहुत आलसी थे और इसके बजाय एक दुखी भाव पहना, क्योंकि उन्होंने कहा, इसे भूल जाओ, मैं उसे देखने जाऊंगा। अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर वह सीधे बाहर निकल गए। वह वूई और यांग से कुछ जानकारी पूछना चाहते थे ताकि वह तैयार हो सके, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भले ही वे यहाँ पूरे 1 महीने से थे, वह यहाँ आने के अपने उद्देश्य का थोड़ा सा भी खुलासा नहीं करेगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से एक सिरदर्द महसूस किया। सुंदरी धारक उस तरह की व्यक्ति नहीं लगती थी जो बिना किसी कारण के यहाँ आती। चूंकि वह यहाँ आए हैं, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से उनसे कुछ पूछना था। अगर यह वास्तव में सिर्फ एक संयोगवश मुलाकात थी तो त्रिपाठी जीवप्ती बस मना कर सकते थे, लेकिन इस महिला का यादव गुणवान और डोंग शुवानेर के साथ संबंध उथला नहीं था और उसने लियुयान रेगिस्तान में भी उनके साथ कुछ समय बिताया था। इसलिए अगर उन्होंने बहुत रूखेपन से मना कर दिया तो यह उन पर अच्छा नहीं लगेगा। त्रिपाठी जीवप्ती केवल उनसे पूछ सकते थे कि वह उनसे क्या चाहती थी, इससे पहले कि वह आगे क्या करना है ये तय करें। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती 1000 मीटर दूर एक और उत्तम मचान के सामने पहुंचे। उन्होंने पहले से इस जगह की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि सुंदरी धारक इस मचान में रहती थी। इस क्षण सुंदरी धारक की आभा स्थिर थी और वह ध्यान कर रही लगती थी। त्रिपाठी जीवप्ती केवल जोर से बुला सकते थे, सुंदरी धारक, त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ है। स्थिर आभा एक पल के लिए उतार चढ़ाव हुई, इससे पहले कि सुंदरी धारक की सुखद आश्चर्यचकित आवाज मचान के अंदर से बुलाए, छोटे भाई त्रिपाठी, कृपया अंदर आए। सुंदरी धारक वर्तमान में अपनी गुप्त कला के संचलन के बीच में है, इसलिए आपके तुरंत अभिवादन के लिए असुविधाजनक है। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं अपनी साधना समाप्त करने के बाद नीचे आऊंगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह अंदर चले गए। यहाँ के मचान 2 मंजिलों में विभाजित थे। जब वूई और अन्य ने उन्हें बनाया तो उन्होंने विचार किया था कि जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें मेहमानों को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, इसलिए पहली मंजिल का उपयोग आमतौर पर मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए किया जाता था, जबकि दूसरी मंजिल वह थी जहाँ मचान का मालिक ध्यान और साधना करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती अटारी की पहली मंजिल में प्रवेश किया और बैठने के लिए एक कुर्सी मिली। आखिरकार यह उनका क्षेत्र था। उन्होंने वास्तव में इसकी गणना की। सुंदरी धारक यहाँ मेहमान थी, इसलिए उन्हें विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थोड़ी देर के लिए चुपचाप इंतजार करने के बाद सीढ़ियों से पैरों की आवाज आई और सुंदरी धारक एक हल्के नीले महल के कपड़े में नीचे चली गई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उस महल के कपड़े ने उनकी सही आकृति को तीखे और विस्तृत रूप से रेखांकित किया। घुमावदार सामने और घुमावदार पीछे। उनकी कमर पतली और सुंदर थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें देखा और उनकी आंखों से दया का एक निशान चमका। यह इसलिए था क्योंकि अगर यह महिला सुंदरता नहीं होती तो वह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक होती। दुर्भाग्य से वह एक दोष के साथ पैदा हुई थी जिसने उनके आकर्षण को बहुत कम कर दिया था। हालांकि यह अजीब प्रकाश त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों से चमका, फिर भी इसे सुंदरी धारक ने देखा। यह महिला काफी बुद्धिमान थी, तो वह कैसे नहीं समझ सकती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती किस बारे में अफसोस महसूस कर रहे थे। उनका दिल एक दर्पण की तरह साफ था, लेकिन उनका चेहरा भावहीन रहा। माफी मांगने के बाद वह त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में कुर्सी पर बैठ गई। उनके जैद सफेद हाथ की एक लहर के साथ उनकी उंगली पर अंगूठी चमकी और उत्तम आत्मिक फलों की एक प्लेट मेज पर दिखाई दी। यह एक बैंगनी कोहरे का फल है जिसे मैंने रंगीन कांड संप्रदाय के बैंगनी कोहरे पर्वत से चुना था। छायांकित तारा पर मेरे रंगीन कांड संप्रदाय के अलावा कोई अन्य जगह नहीं है जिसमें इस तरह का आत्मिक फल हो। हालांकि यह लियुयान के रेगिस्तान में आत्मिक फलों और आत्मिक दवाइयों जितना अच्छा नहीं है, ये किसी भी साधक के लिए उनकी संत शक्ति को शुद्ध करने में बहुत मददगार है। छोटे भाई त्रिपाठी, अगर आपको बुरा नहीं लगता है तो आपको इसे आजमाना चाहिए, सुंदरी धारक ने एक मुस्कान के साथ पेश किया। उनके चेहरे पर एक उम्मीद भरा भाव था। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। चूंकि बड़ी बहन सुंदरी धारक इतनी विचारशील है, ये त्रिपाठी विनम्र नहीं होंगे। हालांकि वह अपने दिल में गुप्त रूप से बड़बड़ा रहे थे। वह जानते थे कि इस महिला का निश्चित रूप से उनके साथ कुछ काम था, इसलिए उन्होंने छोटे बैंगनी फल में से एक उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। हालांकि यह पहली बार था जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इस बैंगनी कोहरे का फल के बारे में सुना था। केवल इसके बैंगनी आभा और इसके द्वारा दी गई खुशबू को देखकर ये स्पष्ट था कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे सामान्य लोग रंगीन कांड संप्रदाय में खा सकते थे। चूंकि सुंदरी धारक इसे विशेष रूप से यहाँ लाई थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इसे आजमाना पड़ा। छोटे बैंगनी फल को अपने मुंह में फेंकते हुए और इसे कुछ बार चबाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत अपने मुंह में एक मीठा स्वाद महसूस किया, जिससे उनकी भौं थोड़ी उठ गई। इस चीज का स्वाद अत्यंत अच्छा था और मिठास सीधे उनके दिमाग में जाती हुई लगी, जिससे उन्हें बहुत आराम महसूस हुआ।
बैंगनी कोहरे का फल को निगलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि उनके पेट से एक गर्म धारा फैल गई और तेजी से उनके अंगों और हड्डियों तक फैल गई, उनकी संत शक्ति को शुद्ध कर रही थी। हालांकि प्रभाव महान नहीं था, लेकिन इसका कुछ प्रभाव पड़ा। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक शब्द नहीं कहा और बस एक और बैंगनी कोहरे का फल उठाया और खाया। एक पंक्ति में 3 खाने के बाद उन्होंने प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर यह भाव देखकर सुंदरी धारक भी बहुत खुश थी। इसके बाद त्रिपाठी जीवप्ती और सुंदरी धारक ने लियू यान के रेगिस्तान में एक दूसरे से अलग होने के बाद क्या हुआ था, इसके बारे में बातचीत की और एक समय के लिए मेजबान और मेहमान दोनों काफी खुश थे। हालांकि जिस चीज ने त्रिपाठी जीवप्ती को निराश किया वह ये थी कि सुंदरी धारक उनसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ आई लगती थी, अपने उद्देश्य के बारे में एक भी शब्द का उल्लेख नहीं कर रही थी। किसी भी मामले में त्रिपाठी जीवप्ती ने जो कुछ भी कहा उनके पास कहने के लिए कुछ था। माहौल काफी सामंजस्यपूर्ण था, जैसे कि 2 पुराने दोस्त जो कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, अपने जीवन के बारे में बात कर रहे थे और सुंदरी धारक की मीठी हंसी के साथ समय तेजी से बीत गया। 2 घंटे बाद त्रिपाठी जीवप्ती खुद को रोक नहीं पाए और हल्के से खांसा। सुंदरी धारक को अजगर गुफा पर्वत आने के लिए क्या मामला है? अगर कुछ भी ऐसा है जिसमें ये त्रिपाठी मदद कर सकता है तो कृपया स्पष्ट रूप से बोलें। जब तक यह इस त्रिपाठी की क्षमता के दायरे में है, ये त्रिपाठी इनकार नहीं करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने बहुत आत्मविश्वास से नहीं बोला। अगर यह कुछ महत्वपूर्ण नहीं था और वह बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे तो वह उनकी मदद करेंगे यदि वह कर सकते थे, लेकिन अगर सुंदरी धारक ने उन्हें कुछ खतरनाक करने के लिए कहा तो त्रिपाठी जीवप्ती सहमत नहीं होंगे। वह छायांकित तारा पर बहुत अधिक दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे। बहती बादल घाटी से केवल लूये ही उन्हें सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त था। त्रिपाठी जीवप्ती को यह भी नहीं पता था कि लूये नामक यह व्यक्ति उन्हें क्यों लक्ष्य बना रहा था, जिससे वह भ्रमित हो गए थे। लियू यान रेड भूमि की तीसरी परत में उनके साथ लड़ने के बाद, हालांकि वह अपनी अंतरिक्ष ब्लेड से उनकी एक बांह को काटने में सफल रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती तब तक शांति से सोने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि ऐसा व्यक्ति मर नहीं जाता। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने ये सवाल पूछा तो सुंदरी धारक तुरंत चुप हो गई, अपने लाल होठों को हल्के से काट रही थी, जैसे कि वह बोलने में संकोच कर रही हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें उकसाया नहीं और बस बैठ गए और चुपचाप इंतजार किया, साथ ही साथ काफी सतर्क महसूस कर रहे थे। सुंदरी धारक को इतना संकोची देखकर ऐसा लगा कि वह जो कुछ भी चाहती थी कि वह उनकी मदद करे, वह एक छोटा मामला नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती पहले से ही विचार कर रहे थे कि वह उन्हें मना करने के लिए किन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उस क्षण सुंदरी धारक ने अचानक अपना सिर उठाया और तारों की तरह चमकने वाली अपनी आंखों की जोड़ी के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूर लिया। कुछ धरती हिलाने वाला कहा, छोटे भाई त्रिपाठी एक उत्पत्ति ग्रेड रसायनज्ञ है ना? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें संकीर्ण हो गई क्योंकि एक प्रकाश उनके पार चमका, लेकिन उन्होंने जल्द ही मुस्कुराया और पूछा, बड़ी बहन सुंदरी धारक ऐसा सवाल क्यों पूछती हैं? छायांकित तारा पर कोई नहीं जानता था कि वह एक उत्पत्ति ग्रेड रसायनज्ञ थे, यहाँ तक कि यांग यान या वुई भी नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें इसके बारे में पहले बताया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि त्रिपाठी जीवप्ती सिर्फ मजाक कर रहे थे। सुंदरी धारक को कैसे पता चला? ये तथ्य कि अजगर गुफा पर्वत में एक उत्पत्ति ग्रेड कलाकृति शोधक था, लोगों को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अगर यह कई आत्मिक व्यूहों और च्यांतान के संरक्षण के लिए नहीं होता तो अजगर गुफा पर्वत अब तक कैसे स्थिर रह सकता था? अगर एक और उत्पत्ति ग्रेड रसायनज्ञ की खबर फैल जाती तो ये कहना मुश्किल था कि ये किस तरह का हंगामा पैदा करेगा। छोटे भाई त्रिपाठी, इनकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि मैंने ऐसा कहा, मेरे पास मेरे कारण होने चाहिए। सुंदरी धारक हल्की से मुस्कुराई और अपने बालों को अपने कान के पीछे ब्रश किया। सुंदरी धारक हल्के से मुस्कुराई, अपना हाथ बढ़ाया और अपने बालों को अपने कान के पीछे पीछे ब्रश किया, बिना झपके उन्हें वापस घूर लिया। लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं, मेरे अलावा कोई और इस मामले के बारे में नहीं जानता। अगर छोटे भाई त्रिपाठी असहज महसूस करते हैं तो आप मुझे चुप कराने के लिए यहाँ मार सकते हैं। हाँ, रंगीन कांच संप्रदाय छोड़ने से पहले मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ आ रही थी और मैंने अपने ठिकाने को छिपाने की पूरी कोशिश की, इसलिए भले ही मैं यहाँ मर जाऊं, केवल कुछ लोग यहाँ जानेंगे। आपको रंगीन कांच संप्रदाय के बदला लेने के लिए आने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चुप कराने के लिए मारना कुछ ऐसा था जिसे त्रिपाठी जीवप्ती खुद को नहीं कर सकते थे। अगर सुंदरी धारक एक दुश्मन होती तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती, लेकिन उनके साथ उनका कोई झगड़ा नहीं था, इसलिए वह उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मार सकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वह एक उत्पत्ति ग्रेड रसायनज्ञ थे, है ना? इसके अलावा सुंदरी धारक ने पहले ही इतना कुछ कह दिया था, यहाँ तक कि उन्हें चुप कराने के लिए मारने का प्रस्ताव भी दे दिया था, जो उनकी ईमानदारी दिखाने के लिए पर्याप्त था। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उदासीन रहा क्योंकि उन्होंने एक पल के लिए विचार किया इससे पहले कि भौहें सिकोड़ ली और पूछा, आपको कैसे पता चला? आप वास्तव में हैं? सुंदरी धारक की शांत आंखें अचानक सुखद आश्चर्य के एक भाव के साथ चमक गई क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए चौंक गए इससे पहले कि वह कड़वाहट से मुस्कुराए, दांत पीस लिया और अपनी मुट्ठी जोड़ी। स्त्री काफी कपटी है, ये त्रिपाठी समझता है। अब तक वह कैसे नहीं देख सकते थे कि सुंदरी धारक के शब्द अभी सिर्फ एक झांसा थे।
जब उन्होंने उन्हें इतने आत्मविश्वास से पहले बोलते हुए देखा तो त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा कि वह वास्तव में खुला हो गया था, लेकिन अब ऐसा लगा कि दूसरी पार्टी सिर्फ उन पर संदेह कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती का अनुमान था कि अगर उन्होंने बस इनकार कर दिया होता तो दूसरी पार्टी को अब कोई संदेह नहीं होता। सुंदरी धारक अजीब तरह से मुस्कुराई, खड़ी हो गई और विनम्रता से त्रिपाठी जीवप्ती को झुका माफी मांगते हुए, छोटे भाई त्रिपाठी, मुझे माफ करना, मैं इस योजना के साथ ही आ सकती थी क्योंकि मैं वास्तव में इस मामले के बारे में निश्चित नहीं हो सकती। अगर आपको गुस्सा महसूस होता है तो आप मुझे कुछ बार डांट क्यों नहीं देते? वह आवश्यक नहीं होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि सुंदरी धारक उनकी शिकायतों को हल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लापरवाही के एक पल के कारण किसी और के जाल में गिर गए थे, तो वह उन्हें कैसे डांट सकते थे। बहुत धन्यवाद छोटे भाई त्रिपाठी, स्वामी की महानता। सुंदरी धारक ने उन्हें धन्यवाद दिया इससे पहले कि वह फिर से बैठ गई। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं एक उत्पत्ति ग्रेड रसायनज्ञ हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने जिज्ञासा से पूछा। मैं केवल जानती हूँ कि आप एक रसायनज्ञ हैं, जहाँ तक आप किस ग्रेड के हैं मुझे नहीं पता। सुंदरी धारक ने अपना सिर झुका लिया और मुस्कुराए, अच्छे मूड में लग रही थी। ये पर्याप्त अजीब है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें देखा, उम्मीद कर रहे थे कि वह समझा सकती हैं। ये बहुत सरल है, कुछ विशेष कारणों से मैं औषधीय सुगंधों और गोलियों के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, और छोटे भाई त्रिपाठी के चारों ओर हमेशा विभिन्न प्रकार की गोली की खुशबू मंडराती रहती है, इसलिए मुझे पता है कि आप एक रसायनज्ञ हैं। अब भी आप भी एक गोली की खुशबू दे रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने एक उत्पत्ति संघनन गोली और रक्त चमेली गोली परिष्कृत की होगी, है ना? इसके अलावा वह कम से कम आधे साल पहले था। त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का रह गए। एपिसोड नंबर 1266। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ लोगों के बारे में सुना था जो एक महिला की खुशबू सूंघ सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई दूसरों की औषधि और गोली की खुशबू सूंघ सकता है। इसके ऊपर सुंदरी धारक ने अभी जो कहा वह सच था। आधे साल से अधिक समय पहले त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में उत्पत्ति संघनन गोलियां और रक्त चमेली गोलियां परिष्कृत की थीं। बेशक कुछ अन्य गोलियां भी थीं जिन्हें त्रिपाठी जीवप्ती ने परिष्कृत किया था, लेकिन शायद इसलिए कि गोली की खुशबू बहुत पहले फैल गई थी, सुंदरी धारक उन्हें सूंघ नहीं सकी या बस उनका उल्लेख नहीं किया। इस विशेष क्षमता ने त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। बेशक केवल इस पर आधारित मैं यह न्याय नहीं कर सकती कि छोटे भाई त्रिपाठी एक उत्पत्ति ग्रेड रसायनज्ञ है। ये भी संभव है कि यहाँ ऐसा एक शक्तिशाली स्वामी है और छोटे भाई त्रिपाठी उसके आसपास लंबे समय से रहे हैं, जिससे उन्हें एक गोली की खुशबू उत्सर्जित करने की अनुमति मिलती है। हालांकि सुंदरी धारक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई, चूंकि मैं 1 महीने पहले यहाँ आई हूँ, मैंने पाया है कि यहाँ ऐसा कोई स्वामी नहीं लगता है। इसके अलावा उपचार गोलियां जो आपने छाया चंद्रमा मंडप के शिष्यों और मुझे लियुयान के रेगिस्तान में दी, वे स्पष्ट रूप से ताज़ी परिष्कृत गोलियां थीं, इसलिए सुंदरी धारक ने साहपूर्वक अनुमान लगाया कि छोटे भाई त्रिपाठी रसायनज्ञ थे। उन गोलियों में से हर एक असाधारण गुणवत्ता का था, इसलिए उन्हें परिष्कृत करने वाले व्यक्ति का स्तर स्पष्ट रूप से कम नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस बार इनकार नहीं किया। सुंदरी धारक के पास ऐसी अजीब क्षमता होना बेकार था, भले ही उन्होंने इनकार कर दिया हो, लेकिन साथ ही त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से राहत की एक सांस ली। आखिरकार केवल सुंदरी धारक के पास ऐसी क्षमता थी। दूसरों के लिए इस जानकारी से अनुमान लगाना असंभव था कि त्रिपाठी जीवप्ती एक उत्पत्ति ग्रेड रसायनज्ञ थे। सुंदरी धारक भी एक भरोसेमंद व्यक्ति लगती थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती को चिंता नहीं थी कि वह उन्हें धोखा देंगी। ये सब ध्यान में रखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का दिल थोड़ा शांत हो गया और वह गर्मजोशी से मुस्कुराए। बड़ी बहन सुंदरी धारक को पहले इस त्रिपाठी की रसायनज्ञ के रूप में पहचान की पुष्टि करनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आप चाहती हैं कि मैं आपकी रसायन विद्या में मदद करूं? वह केवल ऐसा अनुमान लगा सकते थे, और अगर ऐसा था तो सब कुछ समझाया जा सकता था। हालांकि सुंदरी धारक ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। यह रसायन विद्या नहीं है, लेकिन यह वास्तव में रसायन विद्या से संबंधित है, अन्यथा मैं यहाँ नहीं आई होती। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या चाहती है कि मैं करूं। छायांकित तारा पर आपकी मदद करने वाला एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। मैं बड़ी बहन सुंदरी धारक से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ एक उत्पत्ति ग्रेड निम्न श्रेणी रसायनज्ञ हूँ। रंगीन कांच संप्रदाय में आपकी स्थिति कम नहीं लगती है, तो क्या रंगीन कांच संप्रदाय में कोई उत्पत्ति ग्रेड रसायनज्ञ नहीं है? और भले ही रंगीन कांच संप्रदाय के पास यह नहीं था, क्या वह औषधि गोली संप्रदाय के महान स्वामी से कार्य करने के लिए नहीं कह सकता था? उनमें से हर एक के पास रसायन विद्या में उपलब्धियां हैं जिनकी मैं तुलना नहीं कर सकता। त्रिपाठी जीवप्ती ने पिछली बार इसके बारे में भी सीखा था। औषधि गोली संप्रदाय में 5 उत्पत्ति ग्रेड रसायनज्ञ थे, जिनमें से हर एक अत्यधिक सम्मानित था। इससे भी अधिक, रंगीन कांच संप्रदाय एक विशाल संप्रदाय था। इस स्तर का एक रसायनज्ञ का नहीं होना असंभव था। कम से कम एक होगा, लेकिन वह वास्तव में इतनी दूर तक गई जो हाथ के करीब था। उन्हें खोजने के लिए अजगर गुफा पर्वत तक दौड़ना त्रिपाठी जीवप्ती को काफी अजीब लगा। अगर मैं कर सकती थी तो मैं छोटे भाई त्रिपाठी को शर्मिंदा क्यों करूंगी? सुंदरी धारक करवाहट से मुस्कुराई। संप्रदाय में वास्तव में एक महान स्वामी शियाओ है जो एक उत्पत्ति ग्रेड रसायनज्ञ हैं।
लेकिन सुंदरी धारक को वास्तव में कुछ कठिनाइयां हैं और वह महान स्वामी शियाओ से कार्य करने के लिए नहीं कह सकती। महान स्वामी शियाओ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं उठाई क्योंकि एक दयालु चेहरा उनके दिमाग में दिखाई दिया, औषधि राजा की घाटी से शियाओ फुशेंग को याद करते हुए। त्रिपाठी जीवप्ती को उम्मीद नहीं थी कि रंगीन कांच संप्रदाय से इस रसायनज्ञ का उपनाम भी शियाओ होगा। जहां तक औषधि गोली संप्रदाय के वरिष्ठों का सवाल है, सुंदरी धारक ने भौहें सिकोड़ ली। उनमें से 4 के पास महान स्वामी शियाओ के समान कारण है, इसलिए मेरे लिए उनसे पूछना असुविधाजनक है। अंतिम वाला एक उपयुक्त उम्मीदवार है, लेकिन दुर्भाग्य से भुगतान करने की कीमत बहुत महान है। सुंदरी धारक के पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में उन्हें देखा। इस महिला की शक्ति कम नहीं थी और उनके तरीके असाधारण नहीं थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा था कि उन्हें रंगीन कांच संप्रदाय में अत्यधिक महत्व दिया जाएगा और खेती की जाएगी, लेकिन उनके शब्दों से त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ असामान्य सूंघा। सुंदरी धारक वैसी नहीं लगती थी जैसा उन्होंने सोचा था। रंगीन कांच संप्रदाय में वह हवा के लिए बुला सकती थी और बारिश के लिए बुला सकती थी। लियू यान रेत भूमि की तीसरी परत में पर्वत घाटी के बारे में सोचते हुए, लाल मोमबत्ती फल के पतने की प्रतीक्षा करते हुए, कई पास के रंगीन कांच संप्रदाय के शिष्यों ने सुंदरी धारक को स्पष्ट रूप से देखा लेकिन उन्हें अभिवादन नहीं किया। शुरुआत से अंत तक सुंदरी धारक ने अकेले कार्य किया था, उनके साथ कोई अन्य रंगीन कांच संप्रदाय के शिष्य नहीं थे। उनके और येन्सु दाई के बीच उपचार में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतर जैसा था। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक लगा कि वह कुछ समझ गए हैं। तो केवल एक जिसे मैं खोज सकती हूँ, वह छोटे भाई त्रिपाठी हैं। सुंदरी धारक ने अचानक अपना सिर उठाया और उत्सुकता से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। उनकी तारों जैसी आंखों ने एक याचना भरा भाव प्रकट किया। त्रिपाठी जीवप्ती की भौं झटकी और वह एक पल के लिए झिझके इससे पहले कि उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप मुझसे किस चीज में मदद करना चाहती हैं? सुंदरी धारक ने अपना होंठ काटा और अजीब तरह से कहा, छोटे भाई त्रिपाठी के सहमत होने से पहले मेरे लिए आपको बताना वास्तव में असुविधाजनक है। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उतर गया क्योंकि वह थोड़ा असंतुष्ट हो गए। यह महिला मदद के लिए उनके पास आई थी लेकिन इतनी अस्पष्ट हो रही थी। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती की उनके बारे में एक अच्छी धारणा थी, वह मूर्खतापूर्ण ढंग से इस तरह की चीज के लिए सहमत नहीं होंगे। जैसे ही वह इनकार करने ही वाले थे, सुंदरी धारक ने जल्दी से कहा, लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूँ कि यह निश्चित रूप से छोटे भाई त्रिपाठी की क्षमता के दायरे में होगा और आपको बहुत अधिक समय और ऊर्जा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो इसमें केवल 3 दिन लगेंगे। उसके बाद सुंदरी धारक आपको निश्चित रूप से शानदार ढंग से पुरस्कृत करेगी। त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से इस तरह के पुरस्कार की परवाह नहीं करते थे। सुंदरी धारक के पास औषधि गोली संप्रदाय से एक बुजुर्ग को आमंत्रित करने की भी क्षमता नहीं थी, तो वह उन्हें पेश करने के लिए संभवतः कुछ अच्छा कैसे रख सकती थी। हालांकि अगर इसमें केवल 3 दिन लगते थे और बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती थी, तो त्रिपाठी जीवप्ती इस पर विचार कर सकते थे। लेकिन सुंदरी धारक ने सावधानी से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, जैसे कि उनके पास उन्हें समझाने का आत्मविश्वास नहीं था। कमजोर ढंग से कहा, अगर छोटे भाई त्रिपाठी सहमत होते हैं तो आपको मेरे साथ रंगीन कांच संप्रदाय वापस जाना होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें उठाईं और उन्हें देखा, लेकिन सुंदरी धारक ने एक शब्द नहीं कहा, बस अपने पतले होंठ काट रही थी और त्रिपाठी जीवप्ती के जवाब का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए, मुझे इस मामले पर विचार करने की अनुमति दे। अजगर गुफा पर्वत पर दृश्य काफी अच्छा है, इसलिए अगर सुंदरी धारक के पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप स्वतंत्रता से घूम सकती हैं। जहां तक आपने जो मांगा, मैं आपको 3 दिनों में एक जवाब दूंगा। सुंदरी धारक की आंखें मंद हो गई क्योंकि वह जानती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती पहले से ही उन्हें सीधे मना नहीं करके चेहरा दे रहे थे। उनके स्वर में टालमटोल इतनी स्पष्ट थी, सुंदरी धारक कैसे नहीं समझ सकती थी। दूसरी पार्टी का ये कहना कि वह उन्हें 3 दिनों में एक जवाब देंगे, समय की बर्बादी संभव था। हल्की सी आह भरते हुए, हालांकि वह निराशा से भरी हुई थी, सुंदरी धारक ने अभी भी एक मुस्कान निकाली, तो सुंदरी धारक छोटे भाई त्रिपाठी की अच्छी खबर का इंतजार करेगी। तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें अलविदा कहा और मचान छोड़ दिया। त्रिपाठी जीवप्ती के जाने के बाद सुंदरी धारक मुड़ी और दूसरी मंजिल तक चली गई। उनकी भौं चिंता में सिकुड़ी हुई थी। वह कैसे नहीं जानती थी कि उन्होंने इस बार त्रिपाठी जीवप्ती के लिए चीजों को मुश्किल बना दिया था। चूंकि वह उनसे एक उपकार पूछने के लिए यहाँ आई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें चीजों को स्पष्ट करना चाहिए था, लेकिन कुछ चीजें थी जो वह जोर से नहीं कह सकती थी। सुंदरी धारक चुपचाप छोड़ने के बारे में सोच रही थी ताकि त्रिपाठी जीवप्ती को शर्मिंदा न किया जा सके और 3 दिनों बाद इनकार करके खुद को शर्मिंदा न किया जा सके, लेकिन किसी कारण से उन्होंने रहने और 3 दिनों तक इंतजार करने का फैसला किया। शायद इसलिए कि उनके दिल में अभी भी उम्मीद का एक निशान था। त्रिपाठी जीवप्ती ने मचान छोड़ दिया और एक उदास भाव के साथ वापस चले गए। ये केवल इसलिए था क्योंकि सुंदरी धारक ने ये प्रस्ताव दिया था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें मौके पर शर्मिंदा नहीं किया। अगर यह कोई और होता तो त्रिपाठी जीवप्ती बोलने की भी परवाह नहीं करते। मूल मचान में लौटते हुए त्रिपाठी जीवप्ती के आश्चर्य के लिए यान ज्ञान और वूई अभी तक नहीं गई थी। इसके बजाय वे उनके वापस आने का इंतजार कर रही लगती थी।
एक सुंदर दृश्य की तरह मचान के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा कि ये दो महिलाएं उनके बारे में गपशप करेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और बस उन्हें देखती रही जैसे ही वह उनके पास से गुजरे। मचान में प्रवेश करते हुए यांग यान और वूई ने पीछा किया। तुरंत यांग यान ने कहीं से एक टोकन बाहर निकाला। ये टोकन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को दिया था, और उसमें अपनी संत शक्ति डालने के बाद उसमें से प्रकाश की एक किरण निकल गई। अगले ही पल पूरा मचान एक अदृश्य बाधा में लिपटा हुआ लगा, जिसने न केवल ध्वनि और दृष्टि को अलग किया बल्कि किसी की दिव्य चेतना को भी दबा दिया। आप क्या कर रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में पूछा। यांग यान एक मुस्कान के साथ चली गई और उनके बगल में एक कुर्सी पर बैठ गई। वूई के साथ एक नजर विनिमय किया इससे पहले कि पूछा, क्या आप सहमत नहीं होने जा रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती का भाव और भी चौंक गया क्योंकि उन्होंने यांग यान और वूई के बीच झलक देखा। इन दो महिलाओं की आंखों में रोशनी देखने के बाद वह तुरंत समझ गए। क्या आप चुपके से सुन रहे थे? वूई शर्मा गई लेकिन समझाने की कोशिश नहीं की, जाहिर तौर पर इसे स्वीकार कर लिया। यांग यान दूसरी ओर ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ नहीं हुआ हो और शांति से कहा, क्या चुपके से सुनना? मैं सिर्फ एक नव विकसित आत्मिक व्यूह की शक्ति का परीक्षण कर रही थी। किस तरह के आत्मिक व्यूह का ऐसा प्रभाव है? त्रिपाठी जीवप्ती आश्चर्यचकित थे। जब वह अभी सुंदरी धारक के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने उनकी बातचीत को चुपके से सुना जाने का कोई निशान नहीं देखा, लेकिन अब यांग यान द्वारा व्यवस्थित आत्मिक व्यूह बस अविश्वसनीय था। अगर मैं आपको समझाती हूँ तो भी आप नहीं समझेंगे, बस इसका उपयोग करें। यांग यान ने अपना हाथ हिलाया और एक हथेली के आकार का डिस्क आकार का वस्तु बाहर निकाला। ये काली डिस्क कुछ अज्ञात सामग्री से बनी थी, लेकिन जब त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना से इसे साफ किया तो वह सुंदरी धारक की नर्म आह इस डिस्क से आने को सुनकर एक हल्की आह निकाले बिना नहीं रह सके। हालांकि इस आवाज के अलावा कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं थी। स्पष्ट रूप से इस डिस्क का उपयोग मचान में आत्मिक व्यूह के साथ मिलकर ध्वनि की निगरानी करने के लिए किया गया था। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में नहीं जानते थे कि यांग यान ने इस आत्मिक व्यूह को कब व्यवस्थित किया था, लेकिन यह संभव था कि उन्होंने इसे बहुत पहले कर लिया था और सिर्फ एक मेहमान के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वह इसके प्रभावों का परीक्षण कर सके। अचानक त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया क्योंकि उन्होंने यांग यान को घूर लिया और पूछा, मेरी गुफा हवेली में ऐसी कोई चीज नहीं है ना? नहीं, यांग यान ने इनकार किया। उनका छोटा सिर एक खड़खड़ाहट की तरह हिल रहा था। मैं आपकी गुफा में ऐसी कोई चीज क्यों व्यवस्थित करूंगी? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, संतुष्टि व्यक्त करते हुए, लेकिन उनका भाव अचानक गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने फटकार लगाई, क्या अपमान है? ऐसी नीच चीज फिर से मत करो। अगर कोई इसे देख लेता है तो मैं देखना चाहूंगा कि आप गड़बड़ी को कैसे साफ करेगी। यांग यान और वूई ने एक दूसरे को देखा और अपनी जीभ निकालने में मदद नहीं कर सकी। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, लेकिन चूंकि आपने पहले ही चुपके से सुन लिया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं ऐसी चीज के लिए सहमत नहीं हूँगा। आप अलग राय क्यों रखती लगती हैं? एपिसोड नंबर 1267। त्रिपाठी जीवप्ती संदेहों से भरे हुए थे। वूई के अनुसार सुंदरी धारक यहाँ आने के बाद से एकांत में बंद हो गई थी। भले ही वूई ने उनसे कुछ बार मिलने की पहल की थी, उनकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि जैसे ही वह वापस आए, यांग यान ने तुरंत उनसे एक जवाब मांगा था। स्पष्ट रूप से वह इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थी। त्रिपाठी जीवप्ती खुद से पूछे बिना नहीं रह सके कि क्या वह चाहती है कि वह रंगीन कांच संप्रदाय जाएं। उनके सामने इन दो महिलाओं की सुंदरी धारक के साथ कोई दोस्ती नहीं थी, इसलिए उन्हें उनके लिए बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? यांग यान ने यह सुना और बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। अगर संभव है तो मैं स्वाभाविक रूप से चाहती हूँ कि आप उनके अनुरोध पर सहमत हों। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली और एक पल के लिए यांग यान को घूर लिया, इससे पहले कि मंद रूप से पूछा, अपने मन की बात कहो, आपको इतना सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए। आप क्या साजिश रच रही हैं? यांग यान रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मैं साजिश रच रही हूं, लेकिन पहले उनके अनुरोध पर सहमत होने के लाभ और नुकसान के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वह जो चाहती है कि आप करें उसमें अधिकतम 3 दिन लगेंगे और यह आपकी क्षमता के दायरे में होना चाहिए। अगर उन्होंने जो कहा वह सच है तो ये जो भी है आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। एकमात्र परेशानी ये है कि आपको रंगीन कांच संप्रदाय तक एक यात्रा करनी होगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया और बाधा नहीं डाली, उन्हें जारी रखने के लिए इशारा किया। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवप्ती ने कोई घृणा नहीं दिखाई, यांग यान की आत्मा हिल गई और उन्होंने जारी रखा, आइए हम उनके पुरस्कार के प्रस्ताव पर फिलहाल विचार न करें। आपकी वर्तमान निवल संपत्ति के साथ मुझे डर है कि वह जो पुरस्कार आपको पेश करती है वह आपकी आंखों में भी प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, इसलिए इस उपकार में उनकी मदद करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसके अलावा किसी और के संप्रदाय में भागना उचित नहीं है। अगर सुंदरी धारक की स्थिति इन सुदाई के समान होती तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो मैं देख सकता हूँ वह रंगीन कांच संप्रदाय में बहुत पसंदीदा नहीं लगती है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्की से भौहें सिकोड़ ली। यांग यान मुस्कुराई। उनके बारे में मैं पहले उत्सुक थी, इसलिए मैंने वूई से उनके बारे में पूछा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने क्या सीखा? क्या? त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी ओर देखा।
इस बार वूही ने बात की, जैसा कि आपने अनुमान लगाया, ये सुंदरी धारक वास्तव में रंगीन कांच संप्रदाय में बहुत पसंदीदा नहीं थी, लेकिन ऐसा केवल पिछले दशक में या तो हुआ। क्या आप जानते हैं कि रंगीन कांच संप्रदाय का सबसे उत्कृष्ट और प्रसिद्ध शिष्य कौन था? सुंदरी धारक। ये सही है। अतीत में रंगीन कांच संप्रदाय में सुंदरी धारक ने यिनसुदाई को दबा दिया था, लेकिन किसी कारण से यिनसुदाई को दबा दिया गया था। सुंदरी धारक अचानक रंगीन कांच संप्रदाय के उच्चाधिकारियों की नज़र से गायब हो गई। इसके बजाय यिनसुदाई ने उनकी जगह ले ली थी। यही कारण था कि यिनसुदाई रंगीन कांच संप्रदाय की युवा पीढ़ी की प्रतिनिधि बनने और अपने लिए एक नाम बनाने में सक्षम थी। वहाँ वास्तव में क्या हुआ था, हमें नहीं पता। हालांकि रंगीन कांच संप्रदाय के बुजुर्गों का सुंदरी धारक के साथ एक प्यार नफरत का संबंध लगता था। उन्हें प्रदान किए गए साधना संसाधन और आवास यिनसुदाई से कम नहीं थे, लेकिन उन्हें खेती करने का कोई जानबूझकर प्रयास नहीं किया गया था। यह एक अजीब भावना है। ये वास्तव में अजीब है। त्रिपाठी जीवप्ती भी उलझन में थे। उन्होंने कभी यिनसुदाई के साथ नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने पहले सुंदरी धारक को लड़ते हुए देखा था। उन्होंने महसूस किया कि सुंदरी धारक एक बहुत मजबूत संत राजा कोटि साधक थी। हालांकि उन्हें लियुयान रेगिस्तान में स्वर्ग युद्ध संघ से एक साधक द्वारा धमकाया गया था। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह गुस्से में थी और लापरवाही से काम किया था। अगर यह एक वास्तविक लड़ाई होती तो सुंदरी धारक उस व्यक्ति से नहीं डरती। हालांकि क्वचान फैंग, फोंग तियानजोंग और यादव गुनवान के बीच उनके बीच अभी भी एक निश्चित अंतराल था, कुछ ऐसा जो त्रिपाठी जीवप्ती भी देख सकते थे। अगर मैं उनकी मदद करता हूँ तो मैं क्या लाभ या खो सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी मिलेगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने यांग को एक अजीब नजर दी। वूही खिलखिलाकर हंसी, जब तक आप कुछ भी नहीं खोएंगे वो पर्याप्त है। जहां तक आपको क्या मिलेगा, हे उन्हें एक उपकार बेचना एक छोटा लाभ होगा। आखिरकार वह कई सालों पहले बहुत पसंदीदा थी, तो कौन जानता है कि वह कब फिर से उठेगी। जब वह समय आएगा तो ऐसी महिला से दोस्ती करना हमारे भविष्य के विकास के लिए सहायक होगा। इसके अलावा बड़ी बहन यांग की कुछ अन्य योजनाएं लगती हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने यांग की ओर अपनी आंखें मोड़ने में मदद नहीं कर सके। यांग ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, क्या आपने रंगीन कांच संप्रदाय के 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत के बारे में सुना है? त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से सिर हिलाया। वह छायांकित तारा पर महान शक्तियों से बहुत परिचित नहीं थे। अकेले छोड़ दे कि उनके पास क्या था, लेकिन यांग का विशेष रूप से इस 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत का उल्लेख करना काफी असाधारण लगता था। 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत 1000 ब्रह्म रंगीन कांच से गठित एक स्वाभाविक रूप से होने वाला पर्वत है। ये रंगीन कांच संप्रदाय के क्षेत्र में स्थित है और इस 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत के कारण रंगीन कांच संप्रदाय ने अपना संप्रदाय वहां स्थापित करने का फैसला किया। दूसरी ओर 1000 ब्रह्म रंगीन कांच एक कीमती कलाकृति शोधन खजाना है जिसमें कई परिवर्तनकारी और स्वमरम्मत कार्य हैं। मुझे इस तरह की चीज की आवश्यकता है, और वह भी बहुत। यांग ने गंभीरता से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती आश्चर्य में हंसे, भले ही आप ऐसा कहें, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। चूंकि रंगीन कांच संप्रदाय ने इस रंगीन कांच पर्वत के कारण अपना संप्रदाय वहां स्थापित किया है, इसलिए उनके बुजुर्गों के लिए मुझे ये 1000 ब्रह्म रंगीन कांच देना असंभव है ना? बेशक नहीं, और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यांग ने झिड़क दिया, आप नहीं जानते, लेकिन ये 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत छायांकित तारा पर एक प्रसिद्ध अस्तित्व है। रंगीन कांच संप्रदाय इस पर्वत का उपयोग अपने व्यूह कोर के रूप में एक बड़ा आत्मिक व्यूह व्यवस्थित करने के लिए करता है, जो रंगीन कांच दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसमें किसी के शरीर को बांधने और किसी की आत्मा को पकड़ने का प्रभाव है। ऐसा कहा जाता है कि रंगीन कांच संप्रदाय के लिए एक महान आपदा को इस रंगीन कांच पर्वत द्वारा हल किया गया था। इसके अलावा ये पर्वत एक विशाल संपूर्ण है। इसमें से एक छोटी मात्रा में 1000 ब्रह्म रंगीन कांच को काटना अत्यंत मुश्किल है। यहाँ तक कि रंगीन कांच संप्रदाय भी हर कुछ दशकों में केवल एक छोटी मात्रा में प्राप्त कर सकता है। इस 1000 ब्रह्म रंगीन कांच का अधिकांश रंगीन कांच संप्रदाय द्वारा रखा जाता है, जबकि दूसरा आधा बेचा जाता है। हर बार विभिन्न महान शक्तियां इस पर पागल हो जाएंगी। कीमत इतनी अधिक है कि यह किसी के बाल खड़े कर देती है। अब जब हम इतने गरीब हैं तो हम ऐसी चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप फिर से इतने गरीब हैं। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए थे। उन्हें याद था कि पिछली बार जब वह बाहर आए थे तो उन्होंने के परिवार के साधक से सुना था कि यांग और वूही कुछ कलाकृतियों को बेचने के लिए एक नीलामी में गए थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि उन्होंने कितने संत क्रिस्टल बेचे थे। उन्हें यकीन था कि यह एक छोटी संख्या नहीं थी, तो उन्होंने प्राप्त किए गए सभी संत क्रिस्टल को कैसे खर्च कर दिया होगा। यांग ने एक शर्मिंदा भाव पहना। इस आत्मिक व्यूह को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सामग्रियों की मात्रा बहुत विशाल है, और आपने हमें कलाकृतियों को बेचना जारी रखने से मना किया था, इसलिए हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम बस बैठे हैं और खा रहे हैं। भले ही हम गरीब हैं, हम कलाकृतियों को नहीं बेच सकते। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने तेजी से कहा, कम से कम हम उन्हें तब तक नहीं बेच सकते जब तक हम पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते। मुझे पता है। यांग ने मुंह फुलाया। यांग ने नाखुशी से मुंह फुलाया।
उनके विचार के अनुसार वह सीधे 100 या तो उच्च श्रेणी की कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकती थी और उनके लिए एक विशेष नीलामी आयोजित कर सकती थी, वर्तमान शर्मिंदगी को कम कर सकती थी। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के आदेश और वूही के समझाने के साथ उन्होंने इस पागल योजना को अंजाम नहीं दिया। आइए हम हजार ब्रह्म रंगीन कांच के बारे में बातचीत जारी रखें। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। आप वास्तव में क्या करना चाहती हैं? आप रंगीन कांच संप्रदाय की नाक के नीचे हजार ब्रह्म रंगीन कांच को कैसे प्राप्त करना चाहती हैं? यान सार्थक ढंग से मुस्कुराई, अपने हाथों को ताली बजाई और बुलाई, छोटी। जैसे ही उन्होंने बुलाया, एक भूरे रंग की आकृति अचानक बाहर से अंदर दौड़ाए और उन तीनों के सामने गतिहीन खड़ी हो गई। उनके हाथ उनके घुटनों को छू रहे थे क्योंकि उन्होंने निर्दोषता से यान की ओर घूर लिया। ये त्रिपाठी जीवप्ती का पत्थर मूषक था। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी, तुरंत समझ गए कि यान क्या योजना बना रही थी। छोटी उस आत्मिक व्यूह को भी नजरअंदाज कर सकती है जिसे मैंने व्यवस्थित किया था, इसलिए रंगीन कांच संप्रदाय के माध्यम से तोड़ना स्वाभाविक रूप से एक समस्या नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि रंगीन कांच संप्रदाय का आत्मिक व्यूह मेरे द्वारा व्यवस्थित किए गए आत्मिक व्यूह से बेहतर है। जब तक आप इसे रंगीन कांच संप्रदाय में लाते हैं, हे जब समय आएगा तो हजार ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत निश्चित रूप से खाली होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने ये सुनने के बाद एक पल के लिए उनके पीछे ठंडा पसीना टपक गया। रंगीन कांच संप्रदाय ने एक पाप किया था, इसमें क्या बुरा था? हजार ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत जैसी कोई चीज कैसे हो सकती थी? उन्होंने शायद सोचा था कि हजार ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत संप्रदाय रक्षा व्यूहों की कई परतों द्वारा संरक्षित था, इसलिए एक मक्खी भी नहीं उड़ सकती थी। लेकिन वे कैसे कल्पना कर सकते थे कि इस दुनिया में पत्थर मूषक जैसा एक स्वर्ग को ढता बताने वाला अस्तित्व मौजूद है। जैसा कि कहा जाता है, चोरों की चोरी करने से मत डरो, चोरों के याद करने से डरो, और हजार ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत को यान द्वारा लक्ष्य बनाया गया था। पत्थर मूषक स्वाभाविक रूप से दुर्लभ अयस्कों को निगलना पसंद करता था, और चूंकि हजार ब्रह्म रंगीन कांच का उपयोग कलाकृति शोधन के लिए किया जा सकता था, ये निश्चित रूप से उन अयस्कों में से एक था जिसे पत्थर मूषक पसंद करता था। पत्थर मूषक बिना किसी निशान के आया और गया, कोई जीवन आभा नहीं देता था। संभवतः यहाँ तक कि एक तृतीय क्रम उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी भी इसके अस्तित्व का पता लगाने में सक्षम नहीं होगा। जब समय आएगा तो क्या पत्थर मूषक को जारी करना और कुछ हजार ब्रह्म रंगीन कांच प्राप्त करना आसान नहीं होगा? शायद जब त्रिपाठी जीवप्ती पत्थर मूषक के साथ रंगीन कांच संप्रदाय छोड़ देंगे तो रंगीन कांच संप्रदाय के बुजुर्गों को ये भी ध्यान नहीं आएगा कि हजार ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत गायब है। मैं उस हजार ब्रह्म रंगीन कांच को लंबे समय से चाहती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कभी अवसर नहीं मिला। अब जब किसी ने आपको खुद आमंत्रित करने की पहल की है तो ये सबसे अच्छा अवसर है जो मुझे कभी मिला है। यान ने उत्सुकता से त्रिपाठी जीवप्ती को देखते हुए कहा, आप हजार ब्रह्म रंगीन कांच के साथ क्या परिष्कृत करना चाहती हैं? त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी चिंतित थे और भौहें सिकोड़कर पूछा, आखिरकार अगर वह कुछ चोरी करने के लिए किसी और के संप्रदाय में भाग गए तो एक बार खुलासा होने पर उनसे नफरत की जाएगी। अगर यान जो परिष्कृत करना चाहती थी वह महत्वपूर्ण नहीं था तो त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। मैं एक खजाना परिष्कृत करना चाहती हूँ। यान रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई लेकिन समझाया नहीं, बस कहा, मेरे लिए अभी कहना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि मेरे पास कलाकृति शोधन और आत्मिक व्यूहों के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि यह चीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करेगी। जब समय आएगा इसे परिष्कृत करने का तो आप निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए विकल्प पर आनंदित होंगे। एक और चीज जिसे नहीं कहा जा सकता। त्रिपाठी जीवप्ती करवाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि आज इन महिलाओं के साथ क्या गलत था, लेकिन जब उन्होंने बात की तो उन्हें संदेह में रखना मुश्किल था, जिससे वह गुस्से में दांत पीसने लगे लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सके। तो क्या आप रंगीन कांच संप्रदाय जा रहे हैं या नहीं? मैं इस पर सोचूंगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती भी कुछ हद तक लालच में थे, यह कोई मामूली मामला नहीं था, इसलिए वह लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। चलो चलो, यान ने भीख मांगी, अपनी अंगूठी से कुछ बाहर निकाला और त्रिपाठी जीवप्ती के सामने हिलाया। हम रास्ते में इसे खोजने जाएंगे। अगर हम भाग्यशाली हैं तो ये हमारी वर्तमान दुर्दशा को कम करने में सक्षम हो सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनके हाथ में चीज को देखा और उनका भाव बदले बिना नहीं रह सका। बड़े भाई त्रिपाठी, आपको बड़ी बहन यान के अनुरोध पर सहमत होना चाहिए। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि आप काफी समय से एकांत में हैं, इसलिए ये समय है कि आप बाहर जाएं और आराम करें। शायद आपको इस यात्रा से कुछ और लाभ होगा। वूही ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द बहुत अधिक चालाक थे। यान के विपरीत उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की तरह सीधे होने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय उनकी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। बड़ी बहन यान ने त्रिपाठी जीवप्ती के सामने जो चीज हिलाई उसके बारे में मैं खोज कर सकता हूँ। या एपिसोड नंबर 1268। अजगर गुफा पर्वत हमेशा शांत और खामोश रहा था क्योंकि यहाँ ज्यादा साधक नहीं रहते थे, अधिकतम कुछ दर्जन ही थे। हालांकि उनकी साधना बहुत अधिक नहीं थी, वे सभी अत्यंत मेहनती थे और अपना अधिकांश समय एकांत में बिताते थे। केवल वह साधक जो पहरेदारी पर खड़ा होता था, समय समय पर अजगर गुफा पर्वत के आसपास की स्थिति की जांच करने के लिए घूमता था।
आज 3 दिन की समय सीमा थी जिस पर वह त्रिपाठी जीवप्ती से मिलने के लिए सहमत हुई थी। सुंदरी धारक भोर में अपने ध्यान से जाग गई और बेचैनी से बैठ गई, त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति की एक झलक पकड़ने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि वह जानती थी कि यह शायद एक अतिरंजित आशा थी, उन्होंने फिर भी इसे थामे रखा। सूरज पहले ही उग चुका था और उसकी गर्म किरणें अजगर गुफा पर्वत में धुंधली सुंदरता का एक स्पर्श जोड़ रही थी। ये जगह वास्तव में किसी के मन और आत्मा की साधना करने के लिए एक अच्छी जगह थी। त्रिपाठी जीवप्ती के रंगीन कांच संप्रदाय में 1000 ब्रह्म चोटी से बहुत बुरा नहीं था। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि इन लोगों ने एक सामान्य पर्वत श्रृंखला को इस तरह की चीज में बदलने में कैसे सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने सुना था कि पहले कोई भी इस जगह की परवाह नहीं करता था, लेकिन अब यह आसपास के इलाके में एक प्रसिद्ध साधना पवित्र भूमि बन गया था। कई साधक जो किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, इसकी प्रतिष्ठा के कारण यहाँ आए थे, इस जगह में शामिल होना चाहते थे और रहने के लिए एक जगह खोज रहे थे। हालांकि यहाँ के साधक बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करते थे, न ही उनका विकास और बढ़ने का कोई इरादा था, बस खुद रहना और साधना करना। ये एक बुद्धिमान दृष्टिकोण था। आखिरकार ये जगह अभी भी छाया चंद्रमा मंडप की नाक के नीचे थी। अगर उनका वास्तव में विकास करने और बढ़ने का इरादा होता तो छाया चंद्रमा मंडप निश्चित रूप से निष्क्रिय नहीं बैठता। ये सब ध्यान में रखते हुए सुंदरी धारक खुद पर हंसने में मदद नहीं कर सकी। यह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ, उनकी समझदारी और साधनों के साथ, वह निश्चित रूप से अपनी खुद की कब्र नहीं खो देंगे। सुंदरी धारक की चिंताएं निराधार थीं। इस बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद उनका मन बहुत शांत हो गया। आकाश की ओर देखते हुए सूरज पहले ही आकाश में ऊंचा उठ चुका था, लेकिन फिर से नीचे देखते हुए उस आकृति का कोई निशान नहीं था जिसे वह देखने की उम्मीद कर रही थी। सुंदरी धारक ने हल्की सी आह भरी, ये जानते हुए कि उन्होंने शायद व्यर्थ में इंतजार किया था। उन्होंने कोई नाराजगी या अनिच्छा महसूस नहीं की, बस उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। जैसे ही वह मुड़ने और जाने ही वाली थी, उनका भाव अचानक बदल गया और वह फिर से मुड़ गई। एक पल में सुंदरी धारक की आंखें आश्चर्य और खुशी दोनों से चमक उठी, क्योंकि उन्होंने उस आकृति को घूर लिया जो नीचे किसी अज्ञात समय पर दिखाई दी थी। सुंदरी धारक, सुप्रभात। त्रिपाठी जीवप्ती नीचे खड़े थे और एक मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। सुंदरी धारक एक पल के लिए जगह पर जम गई, लेकिन जल्द ही उनका भाव सामान्य हो गया और उन्होंने धीरे से त्रिपाठी जीवप्ती को सिर हिलाया। छोटे भाई त्रिपाठी, आपको भी सुप्रभात। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत नीचे आ रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो तेजी से मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे चली गई। हालांकि उनका भाव शांत था, उनके थोड़े अव्यवस्थित कदम क्षण भर के लिए उनकी घबराहट को प्रकट कर रहे थे। वह नहीं जानती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें क्या जवाब देंगे। अगर उन्होंने कहा कि वह उन्हें मना कर देंगे तो उन्हें इतनी जल्दी सुबह यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? इसके अलावा कुछ दिनों पहले उनकी टालमटोल बहुत स्पष्ट थी, इसलिए अगर त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें अस्वीकार कर देते तो उन्हें आश्चर्य नहीं होता। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि वह उन्हें स्वीकार करेंगे तो वह उन्हें क्यों स्वीकार करेंगे? सुंदरी धारक ने खुद से त्रिपाठी जीवप्ती को कहा। इस तरह के विचार उनके दिमाग में चल रहे थे। सुंदरी धारक जल्द ही मचान की पहली मंजिल पर पहुंच गई। त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के बाद उन्होंने सीधे उन्हें घूर लिया। थोड़ी देर के लिए क्या कहना है यह नहीं जानती थी। क्या सुंदरी धारक के पास पैक करने के लिए कुछ है? अगर नहीं तो हम चलेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान के साथ कहा। क्या? सुंदरी धारक जम गई और जगह पर जम गई। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और कहा, क्या गलत है? क्या सुंदरी धारक आपके साथ रंगीन कांच संप्रदाय जाना नहीं चाहती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि अजगर गुफा पर्वत के दृश्य ने सुंदरी धारक को वापस लौटना भूलने के लिए मजबूर कर दिया? अगर ऐसा है तो आप कुछ और दिन यहाँ रह सकती हैं। नहीं नहीं, सुंदरी धारक ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से अपने हाथ हिलाए। उनकी आंखों में आश्चर्य भर गया। हालांकि यहाँ का दृश्य अच्छा है, मैं इसकी सराहना करने के मन में नहीं हूँ। ये बस है कि सुंदरी धारक सोच रही है कि मैं आपके साथ क्यों जाने के लिए सहमत हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक मुस्कान के साथ सुंदरी धारक को देखा, उनके दिल में संदेहों को प्रकट करते हुए। सुंदरी धारक का भाव थोड़ा अजीब था। उन्होंने मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को उनके साथ रंगीन कांच संप्रदाय जाने के लिए कहा था, लेकिन अब जब वह सहमत हो गए थे तो वह अभी भी संदिग्ध महसूस कर रही थी। ये बहुत सरल है। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही एक बहाना तैयार कर लिया था और तुरंत कहा, लियुयान रेगिस्तान से लौटने के बाद मैंने आधे साल के लिए एकांत में प्रवेश किया और महसूस किया कि बाहर जाने और घूमने का समय आ गया है। अब जब मैं अपनी साधना में एक गतिरोध पर पहुंच गया हूं, तो मैं स्वाभाविक रूप से बंद दरवाजों के पीछे नहीं रहना चाहता। इसके ऊपर आपको मेरे मूल से परिचित होना चाहिए, इसलिए मैं छायांकित तारा पर विभिन्न महान संप्रदायों के बारे में काफी उत्सुक हूँ। अब जब मुझे उनके करीब आने का ऐसा एक अवसर मिला है तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे याद नहीं करना चाहता और अपने क्षितिज को विस्तृत करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुंदरी धारक के संदेह गायब हो गए और वह मुस्कुराई। तो यह ऐसा है। हालांकि हमारा रंगीन कांच संप्रदाय छायांकित तारा पर कमजोर नहीं है। प्रतिष्ठा और प्रभाव के मामले में हम स्वर्ग युद्ध संघ और गरज आंधी संप्रदाय से हीन हैं। अगर छोटे भाई त्रिपाठी को स्वर्ग युद्ध संघ और गरज आंधी संप्रदाय का दौरा करने का अवसर मिलता है तो वह हमारे रंगीन कांच संप्रदाय की कमियों को समझेंगे। हालांकि
छोटे भाई त्रिपाठी वास्तव में अपनी साधना में एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं। आपकी योग्यता वास्तव में अद्भुत है। सुंदरी धारक के शब्द दिली थे। जब वह और त्रिपाठी जीवप्ती लियुयान रेगिस्तान में एक साथ थे, त्रिपाठी जीवप्ती केवल एक प्रथम क्रम संत राजा थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके अलग होने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती के साथ क्या हुआ जिसने उन्हें द्वितीय क्रम संत राजा कोटि में तोड़ने की अनुमति दी। ये तथ्य कि वह द्वितीय क्रम संत राजा कोटि के शिखर पर पहुंच गए थे, बस बहुत अधिक चौंकाने वाला था। ऐसा लगता है कि छोटे भाई त्रिपाठी ने लियुयान रेगिस्तान में एक अवसर प्राप्त किया था जो छोटा नहीं था, अन्यथा उनकी साधना इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती थी। सुंदरी धारक ने खुद से सोचा। हालांकि अब जब त्रिपाठी जीवप्ती एक गतिरोध पर पहुंच गए थे तो उनके लिए घूमने का समय वास्तव में आ गया था। ऐसा सोचते हुए सुंदरी धारक मुस्कुराई और कहा, मेरे पास पैक करने के लिए कुछ नहीं है, तो आइए चलते हैं। ये जगह रंगीन कांट संप्रदाय के करीब नहीं है, इसलिए भले ही हम अंतरिक्ष व्यूह का उपयोग करें, आने में कम से कम 1 महीना लगेगा। ये ठीक है, ये यात्रा मुख्य रूप से आराम के लिए है, इसलिए समय कोई समस्या नहीं है। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, मैं इस बार अकेले नहीं जा रहा हूँ, यान भी मेरे साथ आ रही है। क्या ये सुविधाजनक है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक विषय बदल दिया और पूछा। बड़ी बहन यान, इसमें कुछ भी असुविधाजनक नहीं है। सुंदरी धारक ने ये सुना और तुरंत सिर हिलाया, थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें चारों ओर झाड़ी। निश्चित रूप से उन्होंने यान को ज्यादा दूर नहीं खड़े देखा, एक काले लबादे में पहने हुए एक नाजुक काली फूल की तरह। त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाने की पहल की, मेरी वरिष्ठ बहन आत्मिक व्यूहों में काफी रुचि रखती है, इसलिए उन्होंने आपके महान संप्रदाय के आत्मिक व्यूहों को देखने के लिए मेरे साथ आने पर जोर दिया, उनमें से कुछ सीखने के प्रयास में। आप जानती हैं, महिलाएं, मैं उन्हें जीत नहीं सकता, इसलिए मैं उन्हें केवल अपने साथ ला सकता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती मूल रूप से कहना चाहते थे कि महिलाएं लगातार तंग करना पसंद करती हैं, लेकिन जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे और जल्दी से उन्हें वापस निगल लिया। फिर भी सुंदरी धारक ने उन्हें एक दोषपूर्ण नजर दी जिससे उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक पल के लिए वह भूल गई थी कि सुंदरी धारक भी एक महिला थी। हालांकि बाहरी दुनिया के लिए यान की पहचान त्रिपाठी जीवप्ती की वरिष्ठ बहन थी, कुछ ऐसा जिसका उल्लेख त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले चियानतांग से किया था। सुंदरी धारक आसानी से सहमत हो गई और त्रिपाठी जीवप्ती ने संकोच नहीं किया, यान को बुलाया। उन तीनों ने अपने तारा शटल को बुलाया, प्रकाश की धारियों में बदल गए और अजगर गुफा पर्वत से बाहर उड़ गए। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती और यान दोनों ने अजगर गुफा पर्वत छोड़ दिया था, वूई अभी भी प्रभारी थी। यान द्वारा पहले से व्यवस्थित आत्मिक व्यूहों और वूई को दिए गए टोकन के साथ जब तक वे बहुत शक्तिशाली हमले का सामना नहीं करते थे, अजगर गुफा पर्वत सुरक्षित रहेगा। इससे भी अधिक, अजगर गुफा पर्वत का अब कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी इस पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा। जल्द ही वे तीनों स्वर्गीय भाग्य शहर पहुंच गए। जब सुंदरी धारक यहाँ पहले आई थी तो वह किसी भी शहर के अंतरिक्ष व्यूहों का उपयोग किए बिना सीधे रंगीन कांट संप्रदाय से उड़ गई थी, इसलिए जब उन्होंने 3 दिन पहले त्रिपाठी जीवप्ती से कहा था कि कोई नहीं जानता कि वह यहाँ आए हैं, तो ये झूठ नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वह अजगर गुफा पर्वत आई थी, यहाँ तक कि यादव गुणवान और डोम शुवानेर भी नहीं, जो एकांत में थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि रंगीन कांट संप्रदाय से स्वर्गीय भाग्य शहर तक उड़ने में इतना समय लगता था कि सुंदरी धारक 1 महीने पहले यहाँ आई थी। सौभाग्य से छाया चंद्रमा मंडप का रंगीन कांट संप्रदाय के साथ एक अच्छा संबंध था और सुंदरी धारक की रंगीन कांट संप्रदाय में एक निश्चित स्थिति थी, इसलिए उन तीनों के लिए स्वर्गीय भाग्य शहर के अंतरिक्ष व्यूह का उपयोग करना मुश्किल नहीं था। कुछ संत क्रिस्टल का भुगतान करने के बाद अंतरिक्ष व्यूह तुरंत उन तीनों के लिए खोला गया था। कई शहरों के अंतरिक्ष व्यूहों से गुजरने के बाद सुंदरी धारक ने त्रिपाठी जीवप्ती और यान को उनके तारा शटल पर नेतृत्व किया। वे तीनों बिजली की तरह तेज चले, लेकिन यात्रा अपेक्षाकृत उबाऊ थी। सुंदरी धारक एक ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद करती थी। अगर उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती से मदद नहीं मांगी होती तो जब वे लियुयान रेगिस्तान में थे तो वह जानबूझकर त्रिपाठी जीवप्ती से दोस्ती करने की कोशिश नहीं करती। यान भी अजनबियों से डरती लगती थी, हमेशा एक काला लबादा पहने रहती थी, जैसे कि उन्हें डर था कि दूसरे उनका चेहरा देखेंगे। नतीजतन त्रिपाठी जीवप्ती के उनसे कुछ शब्द कहने के अलावा दोनों महिलाओं ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस जल्दी से आगे बढ़ी। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती भी चुप हो गए और गुप्त रूप से अपनी कलाकृति आत्मा और उत्पत्ति ग्रेड कलाकृति शोधन भट्टी को ड्रैगन हड्डी और ड्रैगन मनका के शोधन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आग्रह करते हुए अपने शरीर में सुनहरे रक्त धागे को परिष्कृत करना जारी रखा। रास्ते में उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और उनके पास मौजूद समय के हर अंश का पूरा उपयोग किया। जितना अधिक उन्होंने अपने सुनहरे रक्त धागे को परिष्कृत किया, उतना ही अधिक वह दानव रक्त मंदिर की दानव रक्त धागा गुप्त तकनीक में रुचि रखने लगे। ये गुप्त तकनीक उनके लिए दर्जी से बनी लगती थी, लेकिन वह इसका केवल आधा हिस्सा ही प्राप्त करने में सफल रहे थे, एक वास्तव में अफसोसजनक परिणाम। हालांकि दानव रक्त मंदिर के शिष्य देंगनिंग के साथ दोस्ती करने से त्रिपाठी जीवप्ती को भविष्य में गुप्त तकनीक के शेष आधे को प्राप्त करने का एक अवसर मिला था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के मजबूत होने तक इंतजार करना होगा इससे पहले कि वह ऐसा कर सके।
समय उड़ गया और जैसे ही तीनों जल्दी से आगे बढ़े, 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। यात्रा अशांत और अशांत थी। इस दिन जबकि त्रिपाठी जीवप्ती अपने तारा शटल के ऊपर बैठे थे, चुपचाप अपने सुनहरे रक्त धागे को परिष्कृत कर रहे थे और अपनी कलाकृति शोधन भट्टी को आग्रह कर रहे थे, सुंदरी धारक, जो रास्ता दिखा रही थी, ने अचानक अपना तारा शटल रोक दिया। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती ने भी अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली और यान ज्ञान के साथ साइड से खड़े हो गए, उत्सुकता से आगे घूर रहे थे। हालांकि वे जो देख सकते थे वह उनके सामने पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला थी, कुछ भी असामान्य नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती की भौं सिकुड़ गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि रंगीन कांड संप्रदाय इस पर्वत श्रृंखला में होना चाहिए। बड़ी बहन यान ज्ञान ने त्रिपाठी जीवप्ती के सामने जो चीज हिलाई उसके बारे में मैं खोज कर सकता हूँ। एपिसोड नंबर 1269। हम लगभग वहाँ हैं। हमसे 1000 किलोमीटर आगे रंगीन कांड संप्रदाय का मुख्यालय है, कृपया मेरा करीब से अनुसरण करें। सुंदरी धारक मुनि और सलाह दी इससे पहले कि तुरंत अपने तारा शटल को फिर से आगे उड़ने के लिए नियंत्रित किया, लेकिन इस बार वह बहुत तेज नहीं उड़ी और समय समय पर दिशा बदलेंगी, संभवतः किसी प्रकार की बाधा से बचने की कोशिश कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती इस बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे। आखिरकार रंगीन कांड संप्रदाय का प्रभाव छोटा नहीं था, इसलिए उनके लिए अपने संप्रदाय के चारों ओर एक बाधा स्थापित करना स्वाभाविक था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके पास ऐसा करने के लिए वित्तीय संसाधन और शक्ति थी। हालांकि यान ज्ञान को थोड़ा देखने और उनके चेहरे पर दिखाई देने वाले तिरस्कार को देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत समझ गए कि इस संप्रदाय के चारों ओर की बाधा अत्यंत नाजुक थी और उन्होंने इसे अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। बेशक ये केवल यान ज्ञान के लिए सच था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती भी आसपास कुछ सूक्ष्म ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे, वह कुछ भी बहुत विशिष्ट नहीं देख सकते थे। अगर वह इस बाधा को तोड़ना चाहते थे तो वह केवल क्रूर बल का उपयोग कर सकते थे। 1000 किलोमीटर एक लंबी दूरी नहीं थी, इसलिए आधे अगरबत्ती के लायक समय के बाद तीनों पर्वत श्रृंखला में उड़ गए जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले देखा था। यहाँ सुंदरी धारक बहुत अधिक उत्साही हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती को एक मेहमान के रूप में मानती थी और उनके साथ साइड से उड़ती थी, समझाने की पहल करती थी। ये भव्य क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला है जिसे हमारे रंगीन कांड संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह 1 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है और इसमें 1000 बड़े और छोटे चोटियों से कम नहीं है। प्रत्येक चोटी के भौगोलिक स्थान और विश्व ऊर्जा घनत्व के आधार पर उनमें से अधिकांश अलग अलग स्तरों की शक्ति और स्थिति के बुजुर्गों और शिष्यों द्वारा बसे हुए हैं। कुछ चोटियां भी हैं जो खाली हैं और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। भव्य क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला का केंद्र वह जगह है जहां हमारे रंगीन कांड संप्रदाय के अधिकांश शिष्य इकट्ठा होते हैं। कई शिष्य साधना अनुभव का आदान प्रदान करना, दूसरों के साथ वस्तुओं का व्यापार करना या संप्रदाय से कुछ कार्य लेना चुनते हैं। बेशक कुछ ऐसे भी हैं जो अपने खुद के कार्य जारी करते हैं। मैंने ये भी सुना कि इनमें से कुछ शिष्य यहाँ उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश करेंगे और फिर एक साथ यात्रा करेंगे। ये काफी दिलचस्प लगता है। जब सुंदरी धारक ने इस बारे में बात की तो उनके चेहरे पर लालसा का एक भाव दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती सतह पर शांत रहे, लेकिन जब उन्होंने उनके चेहरे पर अजीब भाव देखा तो वह तुरंत समझ गए कि यह महिला, जिसके साथ बातचीत करना मुश्किल लगता था, दूसरों से ईर्ष्या करती लगती थी जो एक समूह के जीवन में एकीकृत हो सकते थे। इसके ऊपर रंगीन कांड संप्रदाय के अंदर वह शायद अत्यंत अकेली थी। त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा दुख महसूस हुआ लेकिन कुछ नहीं कहा। सुंदरी धारक ने जल्दी से अपने चेहरे पर भाव को रोक दिया और मुस्कुराई। मैं 1000 ब्रह्म चोटी पर रहती हूँ। हालांकि यह बहुत जीवंत नहीं है, ये काफी शांत है, इसलिए यह एक बुरी जगह नहीं है। हालांकि 1000 ब्रह्म चोटी बड़ी नहीं है, यह मेरे अकेले रहने के लिए पर्याप्त है। वहाँ विश्व ऊर्जा आभापतली नहीं है, इसलिए इसे संप्रदाय में एक मध्यम स्तर की चोटी माना जा सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया क्योंकि वह आकाश में ऊंचे खड़े थे, सुंदरी धारक के साथ आगे उड़ते हुए चारों ओर देख रहे थे, रंगीन कांड संप्रदाय के अंदर दृश्य को देख रहे थे। रास्ते में सभी छोटी और बड़ी पर्वत चोटियों में रंगीन कांड संप्रदाय के शिष्यों के निशान थे। कुछ मार्शल कौशल की साधना कर रहे थे, कुछ आसपास खेल रहे थे, कुछ अपने साथी संप्रदाय के शिष्यों के साथ संकेतों का आदान प्रदान कर रहे थे। वे सभी जोश और जीवन शक्ति से भरे हुए थे। पर्वत चोटियों में शानदार इमारतें गर्व से खड़ी थी, कुछ उत्तम, कुछ शानदार, कुछ भव्य, कुछ शानदार, कुछ भव्य, कुछ शानदार, कुछ उत्तम, कुछ भव्य, कुछ शानदार। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद से आह भरी। छायांकित तारा की महान शक्तियों में से एक के योग्य इस तरह की शक्ति की अजगर गुफा पर्वत तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि अजगर गुफा पर्वत की विश्व ऊर्जा आभा काफी अच्छी थी और समृद्ध होती लगती थी, इस भव्य क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला की तुलना में ये थोड़ा तुच्छ लगता था। अगर रंगीन कांड संप्रदाय इतना शानदार था तो छायांकित तारा पर अन्य अधिक शक्तिशाली संप्रदायों के बारे में क्या? त्रिपाठी जीवप्ती छाया चंद्रमा मंडप में नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कोई बुरा नहीं होगा। मैंने सुना कि आपके महान संप्रदाय में एक रहस्यमय 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह कहाँ है? त्रिपाठी जीवप्ती ने सहजता से पूछा। चूंकि वह रंगीन कांच पर्वत के लिए यहाँ आए थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले इसका स्थान निर्धारित करना था। पूछते समय त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला।
उनकी दृष्टि की रेखा में चोटियों के बारे में कुछ भी खास नहीं था, इसलिए 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत यहाँ नहीं होना चाहिए। छोटे भाई त्रिपाठी वास्तव में हमारे रंगीन कांच पर्वत के बारे में जानते हैं। सुंदरी धारक की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। सुंदरी धारक को मजाक करना चाहिए। हालांकि यह त्रिपाठी एक नवागंतुक है, आपके महान संप्रदाय के 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत का नाम इतना गूंजता है कि इस त्रिपाठी ने इसके बारे में 1 या 2 बात सुनी है। मैंने सुना कि यह रहस्यमय पर्वत पूरी तरह से 1000 ब्रह्म रंगीन कांच से बना है, क्या ये सच है? त्रिपाठी जीवक्ति को रंगीन कांच पर्वत के बारे में पूछते हुए सुनकर सुंदरी धारक की आंखों में किसी कारण से एक जटिल भाव चमक उठा। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, हमारे संप्रदाय का 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत वास्तव में 1000 ब्रह्म रंगीन कांच से बना है और यह एक ही टुकड़ा है। इसका वजन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि 1000 ब्रह्म रंगीन कांच अत्यंत कीमती है और हर कोई जानता है कि हमारे रंगीन कांच संप्रदाय के पास ऐसा एक खजाना पर्वत है। ये काफी हास्यास्पद है कि हम इसकी पूरी क्षमता का 1/10,000वां हिस्सा भी उपयोग नहीं कर सकते, नहीं हम एक बड़ी मात्रा में 1000 ब्रह्म रंगीन कांच एकत्रित कर सकते हैं। केवल हर कुछ दशकों में हम एक छोटी मात्रा को एकत्रित करने के लिए कुछ विशेष तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ये जानकारी मूल रूप से यांगियान ने त्रिपाठी जीवक्ति को पहले जो बताया था उसके समान थी, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति को आश्चर्य नहीं हुआ। एकत्रित करने के लिए विशेष तरीके? त्रिपाठी जीवक्ति ने सहजता से पूछा। सुंदरी धारक ने उनके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक निशान दिखाया। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे और कहा, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा पूछा है जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। हाँ, बड़ी बहन सुंदरी धारक, कृपया दिखावा करें कि आपने मुझे नहीं सुना। सुंदरी धारक ने माफी से मुस्कुराया। यह नहीं है कि सुंदरी धारक आपको बताना नहीं चाहती, ये बस है कि इस तरीके को संप्रदाय के मुख्य रहस्यों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए कोई भी इसका खुलासा नहीं कर सकता है। एक बार जब इसका खुलासा हो जाता है तो सजा अकल्पनीय होगी। मुझे उम्मीद है कि छोटे भाई त्रिपाठी मुझे माफ कर सकते हैं। यह ठीक है, ये त्रिपाठी असभ्य था। संभवतः इस मामले के कारण सुंदरी धारक को कुछ हद तक माफी महसूस हुई। एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने कहा, 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत इस रास्ते पर नहीं है, लेकिन अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो हम इसे दूरी से देख सकते हैं। अगर छोटे भाई त्रिपाठी को बुरा नहीं लगता है तो हम वहां एक यात्रा क्यों नहीं करते? वो स्पष्ट रूप से इसके लिए क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रही थी, कुछ ऐसा जो त्रिपाठी जीवक्ति और नहीं मान सकते थे, लेकिन सतह पर उन्होंने अभी भी कुछ झिझक दिखाए और कहा, क्या इसमें कुछ गलत है? 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत आपके महान संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना है। अगर ऐसा करने से बड़ी बहन सुंदरी धारक को कोई परेशानी होगी तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी मामले में मैं बस उत्सुक था और अपने क्षितिज को विस्तृत करना चाहता था। हाँ, जब त्रिपाठी जीवक्ति सूखी हंसी हंस रहे थे, यांगियान चुपचाप उनके पीछे खड़ी थी और उन्हें चुटकी काटी, स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवक्ति को दोष दे रही थी। इतना छोटा सा कार्य सुंदरी धारक के ध्यान से कैसे बच सकता था? एक मुस्कान के साथ अपनी सुंदर आंखें यांगियान की ओर मोड़ते हुए उन्होंने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बस इसे दूरी से देखना है। संभवतः मार्शल अंकल जो इसकी रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, हमें दोष नहीं देंगे। भाई त्रिपाठी, कृपया मेरे साथ आएं। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत दिशा बदल दी और किनारे पर उड़ गईं। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना सिर मोड़ा और यांगियान को घूर लिया, इससे पहले कि जल्दी से पीछा किया। यांगियान जगह पर खड़ी थी और अपने होंठ घुमाए, उनके चेहरे पर उदासीनता का एक भाव था। तीनों के समूह ने ज्यादा दूर नहीं उड़ान भरी थी जब उनका अचानक कई नीली प्रकाश की धारियों द्वारा अभिवादन किया गया जो सीधे उनकी ओर उड़ी। ज्यादा देर बाद नहीं, प्रकाश की ये नीली धारियां यांगियान और दूसरों के सामने दिखाई दी। वे 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। उनकी साधनाएं अधिक नहीं थीं, केवल 2 संत और 3 पारंगत थे। इस तरह की साधना निश्चित रूप से टोम शुवान कोटि में बेजोड़ थी, लेकिन छायांकित तारा पर यह कुछ भी नहीं था। सुंदरी धारक का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद 5 लोगों ने आश्चर्य का एक निशान दिखाने में मदद नहीं कर सके, जल्दी से अपने मुट्ठी को कप करते हुए और सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हुए, तो ये मार्शल चाची सुंदरी धारक है। शिष्य मार्शल चाची को अभिवादन करते हैं। मार्शल चाची, उन्हें इस तरह संबोधित करते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति, जो उनके पीछे खड़े थे, अपने चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाने में मदद नहीं कर सके। हालांकि एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने राहत महसूस की। हालांकि सुंदरी धारक रंगीन कांच संप्रदाय की युवा पीढ़ी की एक शिष्या थी, ये केवल तभी था जब शीर्ष उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी की तुलना में उनकी साधना और कोटि के साथ वह वास्तव में इन 5 लोगों की मार्शल चाची होने के लिए योग्य थी। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद जिसने बात की, उसने त्रिपाठी जीवक्ति और यांगियान को देखना शुरू कर दिया। जब उसने यांगियान को देखा तो उसने कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति को देखने के बाद उसने वास्तव में आश्चर्य का एक भाव दिखाया। हाँ, क्या आप 5 इस क्षेत्र की रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं? सुंदरी धारक ने हल्के से सिर हिलाया और उदासीनता से पूछा। मार्शल चाची को रिपोर्ट करते हुए, यहाँ से 50 किलोमीटर आसपास का क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके लिए हम 5 जिम्मेदार हैं, नेतृत्व करने वाले साधक ने जवाब दिया। नेतृत्व करने वाले साधक ने एक पल के लिए झिझका, इससे पहले कि सावधानी से पूछा, क्या मैं मार्शल अंकल से पूछ सकता हूँ, ये 2 हैं?
वे मेरे मेहमान हैं, आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बुजुर्ग पूछते हैं तो बस इस तरह जवाब दे। हाँ, नेतृत्व करने वाले साधक ने कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अन्य 4 को रास्ते से बाहर निकाल दिया। सुंदरी धारक ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति और यांग्यान को उनके पास से नेतृत्व किया। सुंदरी धारक और दूसरों की आकृतियों के गायब होने के बाद 5 साधकों ने एक दूसरे को देखा। वे सभी आश्चर्य और संदेह के भाव पहने हुए थे। क्या वह मार्शल चाची सुंदरी धारक हैं जो 1000 ब्रह्म चोटी पर रहती हैं? एक हल्के पीले कपड़े में एक महिला जिसने 20 के दशक में दिखाया पूछा। हाँ, वह वही है जो 1000 ब्रह्म चोटी पर रहती हैं। क्या मैंने नहीं सुना कि वह एक उत्कृष्ट सुंदरता थी? वह कैसे? शाह, नेतृत्व करने वाले साधक ने अचानक क्रूरता से महिला को घूर लिया, चारों ओर झांका और पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं था, उन्होंने चिल्लाया, आप इस तरह की चीज पर स्वेच्छा से टिप्पणी करने की हिम्मत करती हैं? क्या आप अब और जीना नहीं चाहती? महिला का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कि उन्हें अभी कुछ याद आया हो और अचानक थोड़ा डर महसूस हुआ हो। नेतृत्व करने वाले साधक ने धीरे से आह भरी, आप लोग संप्रदाय में अपेक्षाकृत देर से प्रवेश किए, इसलिए कुछ चीजें हैं जो आपने केवल अफवाह से सुनी है और उन्हें सच नहीं माना जा सकता है। हालांकि इन चीजों के बारे में लापरवाही से पूछताछ न करें। कौन जानता है कि आप किसी निश्चित कार्य का उल्लंघन करेगी और भविष्य में आप संप्रदाय में कभी भी खड़े होने में सक्षम नहीं होंगी, समझा? समझा। अन्य 4 सभी ने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर ज्ञानोदय के भाव दिखाए। लेकिन मार्शल चाची सुंदरी धारक का वास्तव में एक मेहमान को वापस आमंत्रित करना काफी अजीब है। नेतृत्व करने वाले साधक ने भ्रम में सिर हिलाते हुए खुद से बड़बड़ाया। किसी को ये जानना था कि जो 1000 ब्रह्म चोटी पर रहता था वह संप्रदाय को कभी नहीं छोड़ता था और दूसरों के साथ शायद ही कोई संपर्क रखता था, अकेले छोड़ दे कि कोई संप्रदाय शिष्य जो उनके करीब था, खासकर एक पुरुष। ऐसे व्यक्ति का वास्तव में एक पुरुष मित्र को वापस लाना ये स्वाभाविक रूप से संदिग्ध था। हालांकि ये केवल एक यादृच्छिक विचार था। इस तरह की चीज कुछ ऐसी नहीं थी जिसके बारे में वह बहुत अधिक पूछ सकता था। वह बस बुजुर्गों के पूछने का इंतजार करने जा रहा था कि अभी क्या हुआ था और उन्हें सच बताओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और अन्य 4 साधकों को क्षेत्र का गश्त करने के लिए नेतृत्व करना जारी रखा। बड़ी बहन यांग्यान ने त्रिपाठी जीवक्ति के सामने जो चीज हिलाई उसके बारे में मैं खोज कर सकता हूँ। या एपिसोड नंबर 1270। उनके सामने एक अजीब पहाड़ी थी जो 600 फीट से अधिक ऊंची थी। ये पूरी तरह से भूरे रंग और बंजर थी, जिसमें एक भी घास का ब्लेड या पेड़ नहीं था, जैसे कि यह पूरी तरह से भूरे रंग की चट्टानों से बनी थी। ये पर्वत एक घाटी में स्थित था जो कई अन्य ऊंची चोटियों से घिरा हुआ था। पहली नजर में इस पर्वत में कुछ भी खास नहीं लगता था, लेकिन जब त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे अपनी दिव्य चेतना से साफ किया तो उन्हें ये जानकर झटका लगा कि यह समुद्र में प्रवेश करने वाले मिट्टी के बैल की तरह था, कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा था जैसे ये पर्वत बिल्कुल मौजूद नहीं था और वह इसे अपनी दिव्य चेतना से पहचान नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, बल्कि इस पर्वत के अंदर से एक अत्यंत अजीब शक्ति भी आ रही थी जो उनकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही थी, जिससे उन्हें पूरी तरह से निगल जाने का एक भयानक एहसास मिल रहा था। इसलिए एक पल के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत इसे वापस ले लिया। अब वे तीनों इस पर्वत से कुछ 1000 मीटर दूर खड़े थे, रंगीन कांच संप्रदाय के सबसे कीमती खजाने को घूर रहे थे। क्या यह आपके महान संप्रदाय का 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत है? त्रिपाठी जीवक्ति ने पूछा। उनकी आंखों में एक अजीब प्रकाश चमक रहा था। हाँ, ये 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत है। हाँ, मैंने भाई त्रिपाठी को एक मजाक दिखाया है। 1000 ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत की प्रतिष्ठा वास्तव में गूंज रही है, लेकिन अधिकांश समय यह इस तरह दिखता है, बहुत स्पष्ट और अफवाहों के अनुरूप नहीं। इसलिए यहाँ आने वाले कई मेहमान अक्सर महसूस करते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा जितनी अच्छी नहीं है। सुंदरी धारक ने हल्के से मुस्कुराया और धीरे से समझाया। अधिकांश समय। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली। 1000 ब्रह्म रंगीन कांच में खुद एक अप्रत्याशित और रहस्यमय क्षमता है। हम अब जो देखते हैं वह शायद इसके रूपों में से एक है। यांग्यान, जिन्होंने अब तक बात नहीं की थी, अचानक बीच में बोली। सुंदरी धारक ने आश्चर्य में उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि बड़ी बहन यांग्यान हमारे रंगीन कांच पर्वत के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हाँ, यह अस्पष्ट स्थिति वास्तव में इसके रूपों में से एक है। कभी कभी ये खुद रोशनी की एक निहारिका जारी करेगा, जिससे ये पर्वत इस दुनिया से संबंधित नहीं दिखता है। यह अत्यंत सुंदर है और कभी कभी यह अपना आकार भी बदल देगा, जिससे ये बहुत अजीब हो जाता है। तो ऐसी बात है। त्रिपाठी जीवक्ति अचानक रुचि रखने लगे। यांग्यान के मुंह के कोने उदासीनता से फड़फड़ाए। उन्होंने ज्यादा समझाया नहीं, लेकिन सहजता से कहा, आपने यहाँ जो आत्मिक व्यू स्थापित किया है वह काफी अद्भुत है। इसमें चाक दबाव को दबाने का प्रभाव है ना? सुंदरी धारक ने ये सुना और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, इसमें एक दमनकारी प्रभाव है। हालांकि रंगीन कांच पर्वत हमारे रंगीन कांच संप्रदाय में स्थित है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे केवल यहाँ दबा सकते हैं। अन्यथा परिवर्तन करने की इसकी अजीब क्षमता के साथ ये कुछ और में बदल सकता है और हमें इसे खोना पड़ सकता है। ऐसा कहते हुए सुंदरी धारक मुस्कुराई और कहा, अच्छा, हम अब और यहाँ नहीं रह सकते हैं। रंगीन कांच पर्वत की रखरखाव के लिए जिम्मेदार कई मार्शल अंकल ने हमें पहले ही खोज लिया है।
अगर हम अब और यहाँ रहते हैं तो वे हमसे सवाल जवाब करने के लिए आ सकते हैं। चलते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी इसे महसूस किया। जब से वे तीनों यहाँ पहुंचे हैं, उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी से संबंधित कई दिव्य चेतनाएं अलग अलग दिशाओं से उन पर झाड़ू चला चुकी थी, लेकिन ये दिव्य चेतनाएं केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए जांच कर रही थी और कोई और कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार त्रिपाठी जीवक्ति को आश्चर्य नहीं हुआ। सुंदरी धारक मुड़ी और एक निश्चित दिशा में उड़ गई। त्रिपाठी जीवक्ति और यांग्यान ने करीब से पीछा किया। दोनों ने एक झलक का आदान प्रदान किया। यांग्यान ने हल्के से सिर हिलाया, जबकि त्रिपाठी जीवक्ति ने समझ का एक भाव डाला। ऐसा लगता था कि यहाँ का आत्मिक व्यूह पत्थर मूषक के आक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं होगा। जब तक वे सुंदरी धारक की 1000 ब्रह्म चोटी पर पहुंचते हैं और पत्थर मूषक को जारी करने का एक अवसर खोजते हैं, वे बस वापस बैठ सकते हैं और फसल के आने का इंतजार कर सकते हैं। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि यांग्यान 1000 ब्रह्म रंगीन कांच को परिष्कृत करने के लिए क्या चाहती थी या इसमें क्या इतना अद्भुत था। रंगीन कांच संप्रदाय को इस अजीब पहाड़ी का इतनी गंभीरता से इलाज करते हुए देखकर त्रिपाठी जीवक्ति इसके मूल्य को कैसे नहीं समझ सकते थे। रास्ते में वे कई रंगीन कांच संप्रदाय के शिष्यों से मिले, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति को एक बहुत अजीब बात मिली। जब ये रंगीन कांच संप्रदाय के शिष्य सुंदरी धारक को देखते थे तो वे सभी बहुत जटिल भाव दिखाते थे। कुछ डर से भरे थे, कुछ भयभीत थे, कुछ सहानुभूतिपूर्ण थे और इसी तरह। इससे भी अधिक, लगभग हर रंगीन कांच संप्रदाय का शिष्य सुंदरी धारक को पहचानता था। इसने त्रिपाठी जीवक्ति को बहुत चिंतित किया। आखिरकार सुंदरी धारक के व्यक्तित्व के अनुसार उन्होंने शायद ही कभी दूसरों के साथ बातचीत की, फिर भी उनका नाम रंगीन कांच संप्रदाय में इतना गूंज रहा था। इन लोगों के भावों से निष्कर्ष निकालते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने गुप्त रूप से महसूस किया कि सुंदरी धारक की रंगीन कांच संप्रदाय में किसी प्रकार की कहानी थी। सुंदरी धारक का अनुसरण करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने लगभग आधे घंटे के लिए भव्य क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से उड़ान भरी, इससे पहले कि वे तीनों दूरी में एक पर्वत चोटी पर पहुंच गए। दूरी में इस 1000 मीटर ऊंची पर्वत चोटी को देखकर सुंदरी धारक का तनावपूर्ण भाव आखिरकार शांत हो गया, जैसे कि वह अभी घर लौटी हो। उत्साह से पर्वत चोटी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इसे त्रिपाठी जीवक्ति से परिचय कराया। वह 1000 ब्रह्म चोटी है जिसमें मैं रहती हूँ। यह एक सरल और कच्ची जगह है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि छोटे भाई त्रिपाठी और बड़ी बहन यांग्यान को बुरा नहीं लगेगा। बड़ी बहन सुंदरी धारक बहुत विनम्र है। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे और उनके साथ पर्वत चोटी की ओर उड़ गए। चोटी पर पहुंचने से पहले त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दिव्य चेतना से क्षेत्र को साफ किया और यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ कोई नहीं था। ऐसा लगता था कि सुंदरी धारक इस 1000 ब्रह्म चोटी में रहने वाली अकेली थी, यहाँ तक कि एक भी नौकरानी भी नहीं। ज्यादा देर बाद नहीं, वे तीनों 1000 ब्रह्म चोटी के आधे रास्ते पर एक तख्ते वाली सड़क पर उतर गए। ये तख्ते वाली सड़क अत्यंत संकीर्ण थी, जिससे एक समय में केवल एक व्यक्ति को गुजरने की अनुमति थी। इसके अलावा इसे पर्वत की दीवार के करीब बनाया गया था और बहुत अस्थिर लगता था। जैसे ही कोई इस पर चलता था, तख्ते वाली सड़क थोड़ा सा झूलती थी, जैसे कि यह किसी भी समय गिर सकती थी। बेशक त्रिपाठी जीवक्ति और यांग्यान को इसकी परवाह नहीं थी और बस चलते समय दृश्य का आनंद लिया। ये कहा जाना चाहिए कि हालांकि ये 1000 ब्रह्म चोटी एक दूरस्थ स्थान पर स्थित थी, दृश्य वास्तव में काफी अच्छा था। हर जगह पक्षी चहक रहे थे, फूल खिल रहे थे और तापमान मध्यम था। इसके ऊपर यहाँ विश्व ऊर्जा पतली नहीं थी, अजगर गुफा पर्वत से भी थोड़ा बेहतर थी। अगर ऐसी जगह को रंगीन कांच संप्रदाय में केवल औसत से ऊपर माना जा सकता था, तो सबसे अच्छी पर्वत चोटी किस तरह का दृश्य होगी। त्रिपाठी जीवक्ति को लियू यान रेत क्षेत्र की चौथी परत में प्राचीन संप्रदाय खंडहर भी याद आया। संभवतः वहां की विश्व ऊर्जा और भी अधिक समृद्ध होगी, है ना। तख्ते वाली सड़क लंबी नहीं थी और थोड़ी देर बाद वे तीनों सड़क के अंत में पहुंच गए। सड़क के अंत में एक पत्थर की दीवार थी। ये पत्थर की दीवार चिकनी थी, जिसमें थोड़ा सा भी टक्कर नहीं था, जैसे कि इसे किसी प्रकार के तेज हथियार से खोला गया हो। यहाँ पहुंचकर सुंदरी धारक खड़ी हो गई। त्रिपाठी जीवक्ति ने संदिग्ध रूप से चारों ओर देखा। यांग्यान दूसरी ओर कुछ महसूस करती दिखी और फुसफुसाया, यहाँ एक आत्मिक व्यूह है जो पत्थर की दीवार को खोलता है और हमें प्रवेश करने की अनुमति देता है। ये काफी उत्तम है और किसी प्रकार के आत्मिक व्यूह ग्रैंडमास्टर द्वारा बनाया गया लगता है। यांग्यान ने बात करते समय जानबूझकर अपनी आवाज कम नहीं की, इसलिए सुंदरी धारक मुड़ी और मुस्कुराई। बड़ी बहन यांग्यान आत्मिक व्यूह में बहुत पारंगत लगती है। अगर आपको बुरा नहीं लगता है तो उन्हें अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। किसी भी मामले में आमतौर पर कोई भी मेरे 1000 ब्रह्म चोटी पर नहीं आता है, इसलिए वे आपको परेशान नहीं करेंगे। ये देखकर कि यांग्यान ने रास्ते में 2 बार बात करने की पहल की थी, दोनों बार यह आत्मिक व्यूहों से संबंधित था, इसलिए सुंदरी धारक स्वाभाविक रूप से समझ गई कि उन्हें उनमें रुचि थी। इसलिए सुंदरी धारक ने तुरंत यांग्यान के प्रति सद्भावना व्यक्त की और त्रिपाठी जीवक्ति को एक उपकार बेचा। यांग्यान ने कोई टिप्पणी नहीं की और न ही जवाब दिया, लेकिन सुंदरी धारक ने थोड़ा सा भी शर्मिंदगी नहीं दिखाया। अचानक उनके हाथ में एक जैद लटकन दिखाई दिया और इसमें अपनी संग शक्ति डालने के बाद उन्होंने इसे आगे फेंक दिया। एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जैद लटकन हरे प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो चिकनी पत्थर की दीवार में चला गया और गायब हो गया। जल्द ही बाद में एक नर्म गुनगुनाहट की आवाज उत्सर्जित हुई।
चिकनी पत्थर की दीवार के सामने एक पत्थर का मंच दिखाई दिया। पत्थर के मंच के पीछे एक सुरंग थी जो पर्वतीय क्षेत्र के आंतरिक भाग तक जाती थी। सुरंग के अंदर फ्लोरोसेंट प्रकाश झिलमिलाहट कर रहा था, जिससे ये बिल्कुल भी अंधेरा नहीं दिखाई दिया। छोटे भाई त्रिपाठी, बड़ी बहन यान, कृपया अंदर आएं। सुंदरी धारक ने हल्के से मुस्कुराया, इससे पहले कि उछलकर पत्थर के मंच पर उतर गईं। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती भी उछल पड़े और गलियारे की गहराइयों में देखा। गुप्त रूप से सोच रहे थे कि क्या उन्हें यान को एक समान आत्मिक व्यूह व्यवस्थित करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि यह अनावश्यक था और सिर हिलाया। जैसे ही सुंदरी धारक त्रिपाठी जीवप्ती और यान को पर्वतीय क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली थी, उनकी आकृति अचानक रुक गई और उन्होंने दूर के आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर मोड़ा। जल्द ही उनका चेहरा ठंडा और उदासी भरा हो गया, क्योंकि उनके चेहरे पर अप्रसन्नता का एक भाव भर गया। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती ने भी उनकी नज़र का अनुसरण किया और देखा कि नीले प्रकाश की एक धारी तेजी से उनकी ओर आ रही थी। ये स्पष्ट था कि कोई अपने तारा शटल पर उनकी ओर उड़ रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना अद्भुत थी, इसलिए एक संक्षिप्त जांच के बाद वह निर्धारित करने में सक्षम थे कि इस तारा शटल का मालिक कौन था, जिससे उनके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। छोटे भाई त्रिपाठी, बड़ी बहन यान, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, कोई मुझसे मिलने आया है। सुंदरी धारक अनिच्छा से मुस्कुराई और चुपचाप इंतजार करते हुए जगह पर खड़ी हो गई। एक पल बाद नीले प्रकाश की धार सीधे पत्थर के मंच के सामने पहुंच गई। तारा शटल के ऊपर खड़ी व्यक्ति ने कुछ भी कहने से पहले हंसा। उसकी आवाज एक मीठी चांदी की घंटी की तरह थी। यह महिला भी एक उत्कृष्ट सुंदरता थी, जिसमें एक सुंदर आकृति और एक जोड़ी लुभावनी आंखें थीं जो किसी की आत्मा को अंदर चूसने में सक्षम लगती थी, एक अनंत आकर्षण उत्सर्जित करती थी। उनकी सुखद हंसी के साथ ये वास्तव में देखने लायक एक दृश्य था, जिससे किसी की आंखें अनजाने में चमक उठती थी। यिनसु दाई, जो व्यक्ति अचानक यहाँ दिखाई दिया था, वह रंगीन कांच संप्रदाय की सबसे प्रसिद्ध शिष्या यिनसु दाई निकली। त्रिपाठी जीवप्ती इस महिला से कई बार मिले थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पहचानते थे। इसके अलावा रेगिस्तान की लियू यान की यात्रा से आकलन करते हुए ऐसा लगता था कि वह और सुंदरी धारक अच्छे संबंधों में नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि वह अब यहाँ क्यों आई।